नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर रेडुनेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर या पेपर की, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, जिसका नाम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान। ये आपके वीएसी पेपर का क्या है, एक ऑप्शन है। इस पेपर की वन शॉट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स शेखावट यूनिवर्सिटी के, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान ही एज ए वैल्यू एडेड पेपर सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर, इसके क्या नए सिरे से आप क्लास लेकर आओगे या पुरानी क्लास से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए एक फ्रेश नए मोड में, एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए फिर से हम मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की वन शॉट क्लास लेकर उपस्थित है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस छोटा-सा है, लेकिन इसका जो पेपर होगा वो एक जीके जैसे पेपर होगा। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक मतलब गोल्डन ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी ने स्कोरिंग करने का। तो पुरानी क्लासेस, जैसे पुराना पेपर का रिव्यू है, 2-2 पेपर के रिव्यू किए हुए हैं, एक अलग से कंप्लीट क्लास डाली हुई है, एक इंग्लिश मीडियम की सेपरेट क्लास हमने अपलोड कर रखी है। तो यदि आपने अभी तक वो भी देखी है और आप ये क्लास देखना चाहोगे, तो आप ये कहोगे कि सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्लास जैसे आप एंड तक पहुँचोगे तो आप दोनों का डिफरेंस समझ भी पाओगे। वो एक कंसाइज़ वे में क्लास थी और यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप पुरानी क्लासेस नहीं देखे हो तो आप वो भी देखो, क्योंकि वो क्लास अपनी एक अलग मतलब अहमियत है। उन क्लास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और इस क्लास में भी आपको थोड़ा डिटेल में और जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं और यूनिट फर्स्ट में आपके 4 किले हैं। जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है और कुंभलगढ़ है। तो हम सबसे पहले किलों की बात करते हैं। पहले किले को हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है जैसलमेर फोर्ट, यानी कि जैसलमेर का किला। और जैसलमेर के किले के लिए अबुल फजल लिखते हैं, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर ते पूछे जैसाण। यानी कि क्योंकि हमें पता है हमारा जो जैसलमेर का किला है वो रेगिस्तान में है। तो पहले, क्योंकि आज तो रोड वगैरह के साधन हो गए, लेकिन हम बात करें पहले की, तो इस किले तक पहुंचना ही दूभर हुआ करता था, बहुत दुष्कर था यहाँ पर पहुंचना। तो अबुल फजल कहते हैं कि यदि आपके पास लकड़ी का घोड़ा है, घोड़ा कीजिए काठ का, यानी कि आपके पास घोड़ा तो कैसा हो, लकड़ी का हो, और आपके पग कैसे हो, यानी पैर आपके हो पत्थर जैसे, पाषाण जैसे। घोड़ा कीजिए काठ का और पग कीजिए पाषाण, और आपका जो शरीर है वो कपड़ों से क्या हुआ हो, ढका हुआ हो, तभी आप कहाँ पहुँच पाओगे, जैसलमेर। यानी जैसलमेर को साहित्य भाषा में क्या कहा गया है, जैशान कहा गया है। तो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहाँ पर आपको जैशान नाम से पूछा जा सकता है। तो ये लाइन अबुल फजल लिखते हैं जैसलमेर किले के लिए। अब हम बढ़ते हैं जैसलमेर किले के ओवरव्यू की तरफ। जैसलमेर टाउन, यानी कि द गोल्डन सिटी, इसको राजस्थान की सुनहरी नगरी या इसको राजस्थान की गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर, also known as the Golden City, is a historic town in Rajasthan, famous for its magnificent fort, rich culture heritage and desert landscape। यानी कि जैसलमेर को, जिसे राजस्थान की गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान में एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने शानदार किले, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रेगिस्तानी नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ पे जो किला है जो आप देख पा रहे हो, इस किले को सोनारगढ़ या जैसलमेर फोर्ट भी कहते हैं। सोनारगढ़ यानी कि सोने के जैसा किला। तो इसका नाम सोनारगढ़ कैसे है वो अभी हम बात कर लेते हैं। देखो, इसका कंस्ट्रक्शन, इट्स कंस्ट्रक्टेड बाय जैसल भाटी इन 1155 एडी, यानी इसका जो निर्माण है वो राव जैसल भाटी द्वारा 1155 में करवाया गया था। एंट्रेंस गेट का नाम है अक्षय पोल, यानी कि इस किले का जो मेन गेट है, एंट्रेंस है, उसे अक्षय पोल के नाम से जानते हैं। इसके जो अदर नेम है उसमें इसको रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़ राजस्थान का अंडमान, स्वर्णगिरी गलियों का किला, त्रिकूटगढ़ पश्चिमी सीमा का प्रहरी, और इसे कमरकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप अदर नेम इसके जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाने वाला किला कौन सा है, सोनारगढ़। या फिर राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं, सोनारगढ़ को, क्योंकि ये रेगिस्तान के बीच में है। तो रेगिस्तान ही राजस्थान का क्या है, महासागर है। तो राजस्थान का अंडमान इसे कहते हैं। गलियों का किला कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो हवेलियाँ है वो गलियाँ में खूब सारी, उनमें गलियाँ है, इस किले में भी खूब सारी गलियाँ है, तो इसे गलियों का किला भी कहते हैं। और ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ है, इस पहाड़ी को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं, इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। और राजस्थान की ये वेस्टर्न फ्रंटियर में बना हुआ है, दैट्स वाई इसको वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और ये कमरकोट की तरह है, यानी कि इसकी संरचना इस तरीके की है, इसलिए इसको कमरकोट भी कहा जाता है। ये इसकी कुछ अदर नेम्स हैं।
वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड एज पीपल स्टिल रिसाइड विद इन इट्स वॉल, यानी कि ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित किलों में या अंदर रहने वाले सहाय किलो, जिनको कहते हैं सहाय किले, किलों में से एक है, क्योंकि इसकी दीवारों के अंदर आज भी लोग रहते हैं। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग येलो सैंडस्टोन गिविंग इट ए गोल्डन ग्लो अंडर सनलाइट, इसे पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिससे सूरज की रोशनी में यह सुनहरा यानी सोने की तरह चमकता है। दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं। द फोर्ट स्टैंड्स ऑन त्रिकुटा हिल, यानी कि ये किला त्रिकुटा पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। इन 2009 ए पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹5 वाज इश्यूड, यानी कि भारत सरकार द्वारा 2009 में इस किले के लिए या इस किले पर ₹5 का एक डाक टिकट जारी किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछने की चांसेस है। सत्यजीत रे मेड द फिल्म सोनार किला, यानी सत्यजीत रे ने इस पर सोनार किला फिल्म बनाई थी, इसलिए इस किले का एक नाम सोनारगढ़ भी है, सोनार किला भी इसको कहा जाता है। तो सोनार किला किसकी बनाई हुई मूवी है, सत्यजीत रे की। इट इज़ द फोर्ट विद द मोस्ट नंबर ऑफ टावर्स, यानी कि इसमें 99 टावर्स है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बुर्जे हैं, बुर्जे कह लो या टावर कह लो, सबसे ज़्यादा टावरों वाला बुर्जों वाला किला है। कितनी टावर है इसमें, 99 टावर है। इट इज सिचुएटेड नियर गडीसर लेक, यानी कि यह गडीसर झील के पास स्थित किला है। दिस फोर्ट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन 21 जून 2013, यानी कि इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है 21 जून 2013 को। दर्शनीय स्थल और इसमें महल मंदिर क्या है, यानी कि इसके टूरिस्ट अट्रैक्शन पैलेसेस जो टेम्पल्स कौन-कौन से हैं? राजमहल, जिसे रॉयल पैलेस यानी कि शाही महल के नाम से जाना जाता है। द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द किंग्स शोकेसिंग इंट्रिकेट आर्किटेक्चर, यानी कि राजाओं का पुराना निवास जो कि अपनी शानदार वास्तुकलाओं कलाओं के लिए जाना जाता है। जैन टेम्पल्स, a set of 7 temples built between the 12th and 16th centuries famous for दिलवाड़ा स्टाइल कार्विंग, यानी कि इसमें जैन मंदिरों का 7 मंदिरों का समूह है, जो कि दिलवाड़ा शैली की नक्काशी के लिए मशहूर है, यानी कि जैसे दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनकी जैसी नक्काशी की हुई यहाँ के जैन मंदिरों में आपको दिखेगी, जिनका निर्माण 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लक्ष्मीनाथ टेम्पल, यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, है हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी, यानी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित एक हिंदू मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है, वो इस किले में स्थित है। हवेली, जिसको मेंशंस यानी कि हवेली इमारतें, ट्रेडिशनल हाउसेज ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स विद एक्सक्विसिट कार्विंग्स, यानी कि अमीर व्यापारियों के पारंपरिक घर जिनमें खूबसूरत नक्काशी की गई है, वो जैसलमेर में खूब स्थित है। एंड कैनन पॉइंट यहाँ का दर्शनीय पॉइंट है, जहाँ से पूरा जैसलमेर दिखाई देता है, यानी कि व्यू पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंटायर जैसलमेर टाउन कैन बी सीन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से पूरे जैसलमेर शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। तो ये सारे इसमें की अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। और इस किले की बात करें तो दिस फोर्ट इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर द 2.5 साकाज, यानी कि यह दुर्ग इतिहास में अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साका क्या होता है। साका देखो, पहले अटैक्स होते थे, तो उसके लिए युद्ध होते थे। तो युद्ध होते थे जब ये पता चलता था राजाओं को कि बाहर सेना बड़ी है और हमारी हार क्या है, निश्चित है, तो वह युद्ध को 2 तरीके से, यानी कि उसमें 2 काम होते थे। जो बाहर जाते थे वो केसरिया करते थे, यानी कि जो सेना है वह केसरिया करती थी, अपने सर पे केसरिया सापा बाँधकर वह लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे और दुश्मन को मारते-मारते वीर गति को प्राप्त होते थे। वहीं दुर्ग के अंदर, यानी किले के अंदर जो रानियाँ होती थी वह क्या करती थी, जौहर करती थी। जौहर मतलब वह अपने आप को ज़िंदा ही आग में अपने आप को समर्पित करके अपने जो अपना शील है, अपना जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा करती थी और खुद को अपने आप में आत्मदाह कर लेती थी, यानी कि खुद को आग को समर्पित कर देती थी। तो जब जौहर और केसरिया दोनों होता था तो इसे क्या कहते हैं, इसे शाका कहा जाता है। जौहर और केसरिया दोनों होना क्या कहा जाता है, शाका कहा जाता है। तो जैसलमेर में 2.5 साकों के लिए फ़ेमस है जैसलमेर, तो 2 तो पूरे कंप्लीट साके हुए थे जिसमें केसरिया भी हुआ और जौहर हुआ। जो तीसरा है उसमें क्या हुआ, सिर्फ़ केसरिया हुआ, जौहर नहीं हो पाया, तो ये क्या है, आधा साका कहा जाता है। तो फर्स्ट साका हुआ था 1312 यानी कि 1312 में जब अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने,
दूसरा साका हुआ था 1370 में जब अटैक किया था फिरोज़ शाह तुगलक ने, और जो तीसरा था जो कि कंप्लीट साका नहीं हो पाया 1550 में अमीर अली के अटैक से हुआ, तो जिसमें केवल केसरिया ही हो पाया और जौहर नहीं हो पाया। तो भारत राजस्थान क्या दुनिया भर के इतिहास में ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध कौन-सा किला है? केवल और केवल जैसलमेर का किला है। अब ये इसकी डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसलमेर फोर्ट पॉपुलरली नोन एज द सोनार किला और द गोल्डन फोर्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ए फोर्टिफाइड टाउन इन इंडिया। जैसलमेर किला, जिसे सोनार किला या स्वर्ण किला कहते हैं, राजस्थान भारत के सबसे उत्कृष्ट दुर्गीकृत नगरों में से एक है। कंस्ट्रक्टेड बाई राव जैसल द फाउंडर ऑफ जैसलमेर स्टेट, यानी इसका जो निर्माण है 1156 ईस्वी में जैसलमेर राज्य के संस्थापक राव जैसल भाटी द्वारा कराया गया था। द फोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल इन द हार्ट ऑफ द थार डेजर्ट विच मेड इट ए स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर एज वेल एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड, यानी कि यह किला थार मरुस्थल के मध्य त्रिकुट पहाड़ी पर रणनीतिक रूप से स्थित है, जिससे यह मजबूत रक्षात्मक दुर्ग और व्यापार का मुख्य केंद्र बना हुआ था। द फोर्ट इज बिल्ड मेनली ऑफ येलो सैंडस्टोन्स विच गिव्स अ गोल्डन ग्लो स्पेशली ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी कि यह किला मुख्य रूप से पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सुनहरी आभा प्रदान करता है। अनलाइक मैनी अदर फोर्ट्स, जैसलमेर फोर्ट इज ए लिविंग फोर्ट वेयर पीपल स्टिल रिसाइड इनसाइड द फोर्ट वॉल्स, यानी कि अन्य किलों से भिन्न जैसलमेर का किला एक जीवित किला है। जीवित किला का मतलब सहाय किला है, सहाय के अंदर जिसमें कि लोग भी रहते हैं, जहां आज भी लोग किले की दीवारों के भीतर निवास करते हैं। इट कंटेन्स रॉयल प्लेसेस, जैन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, रेजिडेंशियल हाउसेज, मार्केट्स एंड नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट, यानी कि इसमें राजमहल, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, आवासीय भवन, बाजार और संकरी घुमावदार गलियां हैं। बाकी ये चीज़ें आप इनको पढ़ सकते हो। वही वही चीज़ें जो अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस करी थी। हिस्टोरिकली जैसलमेर फोर्ट गेन्ड इम्पोर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन एंशिएंट ट्रेड रूट्स दैट कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया, पर्सिया एंड अरेबिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐतिहासिक रूप से जैसलमेर किला प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था, जो कि भारत को मध्य एशिया से, भारत से और अरब से जोड़ते थे। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि एंशिएंट जो ट्रेड रूट थे उस पर राजस्थान का कौन-सा किला स्थित है? तो ये आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। तो कौन-सा किला है? वो जैसलमेर किला है, जो कि ट्रेड रूट पे क्या था? स्थित था। द फोर्ट फंक्शन्ड नॉट ओनली एज ए मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड बट आल्सो ए कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। ये किला केवल सैन्य दुर्ग ही नहीं बल्कि व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बना हुआ था। आर्किटेक्चरली इट रिप्रेजेंट्स ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, यानी कि स्थापत्य की दृष्टि से यह राजपूत सैन्य वास्तुकला और नगरीय योजना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ड्यू टू इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि इसके वैश्विक महत्व के कारण इसे राजस्थान के पर्वतीय किलों के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है, जो कि 21 जून 2003 को 2013 को इसको यूनेस्को की साइट में इंक्लूड किया गया था। अब हम बढ़ते, ये आप कुछ इसकी पिक्चर देख सकते हो, जैसे मानो जो नाइट शो हो होते हैं उनकी, ये जैन टेम्पल है, ये पटवों की हवेलियाँ है, ये वहाँ की हवेलियाँ है, ये वहाँ के पैलेसेस वगैरह है, तो सारे जैसलमेर के हैं, जो कि जैसलमेर को एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, जिसे द लैंड ऑफ वेलर कहा जाता है, यानी कि वीरता की भूमि जिसको कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ इज नॉट जस्ट ए पैलेस बट ए सिंबल ऑफ राजपूत वेलर, डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, यानी कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि राजपूतों की बहादुरी, भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। यानी हमने छोटी क्लास में पन्नाध्याय को पढ़ा है, तो पन्नाध्याय जैसे बलिदान यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलते हैं। महाराणा प्रताप जैसी बहादुरी, वीरता के किस्से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कुंभा के वीरता के कुछ किस्से पढ़ते हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ है उसे हम वीरता की भूमि के नाम से जानते हैं। The fort stands as a symbol to the heroism of its people and the town continues to preserve its glorious past, यानी कि यह किला लोगों की वीरता का प्रतीक है और शहर यह शहर अपने गौरवशाली अतीत को आज भी सहज कर रखे हुए हैं। बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स की। बिल्डर यानी इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। एंट्रेंस गेट जिससे जो प्रवेश प्रद्वार है उसे पार्डन पोल के नाम से जानते हैं। अदर नेम्स की बात करें तो इसे दुर्गों का सिरमौर
राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का किला, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये इसके क्या है, अदर नेम्स है। दुर्गों का ये इसके क्या है, सारे के सारे अदर नेम्स है जो कि यहाँ ही लिखे हुए हैं। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट स्पेंस 700 एकड़्स विद 7 मैसिव गेट्स और डिफेंस, यानी कि चित्तौड़गढ़ किला 700 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें बचाव के लिए 7 बड़े गेट या पोल बने हुए हैं। इट इंक्लूड्स ग्रैंड प्लेसेस, टेम्पल्स एंड टावर्स, इसमें शानदार महल, मंदिर और टावर आदि शामिल है। इट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है और 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा है। द ओनली फोर्ट इन विच फार्मिंग इज डन, ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके अंदर खेती भी की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के कौन से किले में खेती की जाती थी, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। द फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द मेसा प्लेटो, यानी कि यह किला मेसा के पठार पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंभीरी एंड बेडच रिवर, यानी कि यह जो किला है गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि एक तरफ से गंभीरी आती है, एक तरफ से बेडच आती है, जहां पर दोनों का संगम होता है वहां पर यह किला बना हुआ है जो कि इसको और ज्यादा डिफेंस प्रोवाइड करवाते हैं। This fort is included in UNESCO's World Heritage on 21st June 2013, यानी कि इस किले को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था जो कि 21 जून 2013 को हुआ था। विटनेस्ड 3 मेजर शाखा, यानी कि इस किले में यह दुर्ग 3 बड़े शाखाओं के लिए, यूँ कहे 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा शाखा कहाँ हुए थे? सबसे ज़्यादा शाखे चित्तौड़गढ़ में हुए थे। सबसे ज़्यादा शाखा यानी कि सबसे बड़ा शाखा भी कहाँ हुआ था? राजस्थान के चित्तौड़ में ही हुआ था। तो सबसे इतिहास में सबसे ज़्यादा शाखा होने वाला किला कौन-सा है? चित्तौड़गढ़ है। पहला शाखा हुआ था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड चित्तौड़ लीडिंग टू रानी पद्मिनीज़ जौहर, यानी कि प्रथम शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अटैक से हुआ था। ये इतिहास का सबसे बड़ा शाखा कहा जाता है, माना जाता है और सबसे बड़ा शाखा ये हुआ था। 1534 में दूसरा शाखा हुआ था बहादुर शाह ऑफ गुजरात से इन्वेंशन कॉजिंग अनोदर जौहर बाई रानी कर्णावती, यानी कि बहादुर शाह के अटैक पर रानी कर्णावती के नेतृत्व में ये दूसरा शाखा यहाँ हुआ था। और तीसरा शाखा 1568 में अकबर के अटैक पर हुआ था। तो 3 शाखा इतिहास में सबसे ज़्यादा शाखा और सबसे बड़ा शाखा भी कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। मेजर की अट्रैक्शन इनसाइड द फोर्ट, यानी कि अब किले के अंदर मुख्य आकर्षण केंद्र कौन-कौन से हैं? पद्मिनी महल, पद्मिनी पैलेस, कुंभा पैलेस, गोरा बादल पैलेस, मीरा टेम्पल, तुलजा भवानी टेम्पल, श्रृंगार चंवरी टेम्पल, कालिका मंदिर जिसे चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर कहा जाता है, गोसुंडी बावड़ी, घी तेल बावड़ी, विक्ट्री टावर जिसे विजय स्तंभ या जय स्तंभ कहते हैं, एंड कीर्ति स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम, ये सारे मुख्य की अट्रैक्शन है चित्तौड़गढ़ किले के। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? द टाउन इज डीपली रूटेड इन राजपूताना हिस्ट्री, नोन फॉर द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी एंड रानी कर्णावती, यानी कि यह शहर राजपूताना इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है जो कि महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी और रानी कर्णावती की बहादुरी के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ सेलिब्रेट्स राजपूत ट्रेडिशंस मेकिंग इट ए सेंटर ऑफ मेवाड़ कल्चर, यानी कि चित्तौड़गढ़ राजपूत परंपराओं का जश्न मनाता है जिनसे यह मेवाड़ संस्कृति का क्या है? केंद्र बना हुआ है। फेस्टिवल्स और ट्रेडिशन की बात करें, त्योहार वगैरह, तो इसमें जोहर मेला लगता है, हेल्ड एनुअली टू ऑनर राजपूत वीमेंस सेक्रीफाइस, यानी कि जो राजपूतों की महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था, उनकी याद में, उनकी स्मृति में इस किले में चैत्र मास में होली के बाद यहाँ पे जोहर मेला लगता है। तीज एंड गणगौर फेस्टिवल ट्रेडिशनल राजस्थानी फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड विद एंथुजियम, यानी कि एंथुजियाज्म, यानी राजस्थान के जो पारंपरिक महत्व के जो त्योहार है उसे बड़े ही जोश के साथ, जैसे तीज गणगौर है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। मीरा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है फॉर द डेडिकेटेड टू मीराबाई इज डिवोशन टू कृष्णा, यानी कि लॉर्ड कृष्ण की भक्ति में समर्पित मीराबाई की याद में यहाँ पे मीरा महोत्सव भी आयोजित करवाया जाता है। ये यहाँ पे की अट्रैक्शन है जिसमें विजय स्तंभ आप देख सकते हो, जय स्तंभ आप देख सकते हो, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी पैलेस है, राणा कुंभा पैलेस है। तो इस तरीके के इसमें क्या है, बहुत सारे
की अट्रैक्शन आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन द इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फोर्ट्स इन राजस्थान। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे बड़ा किला है और राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है। जैसे ये कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि चित्तौड़गढ़ ही है गढ़, बाकी उसके सामने सारे छोटे गढ़ है। It served as the capital of the Shishodia Rajputs of Mewar and stands as a symbol of Rajput bravery, sacrifice and honor। यानी कि ये मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की राजधानी था और राजपूत वीरता, बलिदान और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। द फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल ओवरलुकिंग द बेडच रिवर एंड प्रोवाइडिंग नेचुरल डिफेंस। यानी कि यह किला बेडच नदी, बरोच नहीं बेडच नदी के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज closely associated with major historical events such as the inventions of Alauddin खिलजी and अकबर। चित्तौड़गढ़ किला अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के आक्रमणों जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। द फोर्ट विटनेस थ्री फेमस इंस्टेंसेस ऑफ जोहर वेयर राजपूत विमेन कमिटेड सेल्फ इमोलेशन टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर। यानी कि इस किले में जोहर की 3 प्रसिद्ध घटनाएं हुई जिनमें राजपूत स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह किया। Inside the fort are several architectural landmarks including Vijay Stamp, Kirti Stamp, Rana Kumbha Palace and numerous temples of water and reservoirs। यानी कि किले के भीतर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल और अनेक मंदिर और जलाशय क्या है, स्थित है। The fort reflects the political power, cultural tradition and military strength of राजपूत। ये किला भारत राजपूतों की राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक परंपराओं और सैन्य सामर्थ्य को दर्शाता है। आर्किटेक्चरली इट combines defensive structure with religious and रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। स्थापत्य की दृष्टि से इसमें रक्षात्मक संरचनाओं के साथ धार्मिक और आवासीय भवनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, चित्तौड़गढ़ फोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यानी कि इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व के कारण इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और ये कब हुआ था? 21 जून 2013 को। अब हम चलते हैं रणथंभौर की ओर। रणथंभौर का किला रणथंभौर, यानी कि रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान का वो किला जो हर तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और जहां बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है। रणथंभौर की बात करते हैं। रणथंभौर इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर। यानी कि रणथंभौर इतिहास, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का एक परफेक्ट मिक्सचर है। वेदर वेदर यू आर ए हिस्ट्री बफ एक्सप्लोरिंग द फोर्थ पास्ट और ए वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टेड ट्रेकिंग द मजेस्टिक टाइगर्स एंड द टाउन प्रॉमिस एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। यदि आप किले यानी कि इतिहास में अगर आप रुचि रखते हो तो आप इतिहास प्रेमी हो तो आप किले को, इतिहास को जानो। और यदि आप वन्य जीव लाइफ को यानी कि वाइल्ड लाइफ को अगर आप शौकीन रखते हो तो शानदार बागों को ट्रैक करने वाले वाइल्ड लाइफ के शौकीन हो तो यह शहर आपको एक यादगार अनुभव देने का वादा करता है। रणथंभौर यानी कि टाउन ए हिस्टोरिकल एंड वाइल्ड लाइफ हब जिसको कहते हैं, यानी कि ऐतिहासिक और वन्य जीव लाइफ का एक हब कहा जाता है। रणथंभौर इज ए स्मॉल टाउन लोकेटेड इन द सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया। रणथंभौर भारत के राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। इट इज फेमस फॉर इट्स रिच हिस्ट्री, मैग्निफिसेंट फोर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टाइगर रिजर्व इन इंडिया। रणथंभौर नेशनल पार्क, यानी कि यह अपने समृद्ध इतिहास, शानदार किले और भारत के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ एंड रणथंभौर नेशनल पार्क, यानी कि वन्य जीव की बात करें और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व कवरिंग 1334 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि भारत के सबसे बड़े और सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक, जो कि 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। Established as Swaimādhopur Sanctuary in 1955 and later included in Project Tiger in 1973। यानी कि इसकी स्थापना 1955 में स्वाईमाधोपुर अभ्यारण्य के रूप में हुई थी और जिसे बाद में 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। Home to Royal Bengal tigers, leopard, sloth bears, hyenas and diverse flora and
फ़ौना यानी कि यह रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, स्लोथ भालू, लकड़बग्घे और अलग-अलग तरह के पेड़-पौधों और जानवरों का क्या है? आशियाना है, घर है। बेस्ट टाइम टू विजिट यहाँ घूमने का जो सबसे अच्छा समय है दैट इज़ जून टू अक्टूबर विथ पीक साइटिंग्स इन समर यानी कि अक्टूबर या जून यानी जून से अक्टूबर के बीच गर्मियों में यहाँ सबसे ज़्यादा जानवर दिखाई पड़ते हैं। पॉपुलर सफारी जोन्स इंक्लूड जोगी महल, पदम तालाब एंड राजबाग जोन्स यानी कि मशहूर सफारी जोन की बात करें तो जोगी महल, पदम तालाब और राजमार्ग की जो खंडर है वो इसकी मशहूर जो सफारी जोन है वो इसके कंसिडर किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका निर्माण चौहान रूलर रंथान इन 9th सेंचुरी यानी कि इसका जो निर्माण है वो चौहान शासक रणथान द्वारा करवाया गया था 9वीं शताब्दी के अंतर। एंट्रेंस गेट की बात करें तो इसके जो प्रवेश द्वार है उसको नौल का दरवाजा कहा जाता है और अदर नेम की बात करें तो इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। इसे बख्तरबंद किला भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो सबसे फेमस है दैट इज़ द छतरी, न्याय की छतरी जो 32 खंभों की छतरी है, ये जो आप देख पा रहे हो, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो रणथंभौर विज़िट भी किया होगा। इस छतरी का एक अलग एक्सपीरियंस है यानी कि जो यहाँ का राणा हमीर था, तो हमीर के जो पिताजी थे, उन्होंने रणथंभौर पे 32 साल उनका क्या रहा, शासन रहा था। तो उन्होंने अपने पिता की याद में इस छतरी का निर्माण किया गया और इसमें 32 खंभे रखे क्योंकि उनका शासन 32 साल का था और इसे न्याय की छतरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमीर इस छतरी में बैठकर ही न्याय का काम किया करता था यानी कि जो जस्टिस वाले थे, उनकी सुनवाई वो इस छतरी में ही करते थे, इसलिए न्याय की छतरी इसको कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जहाँ पे हमारे राजस्थान में जो शादियों का पहला निमंत्रण होता है, जिस गणेश जी को हम बेचते हैं, वो जो त्रिनेत्र गणेश भगवान मंदिर है, वो यहीं पे ही स्थित है। यह दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। तो 21 जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान के 6 किले शामिल किए गए थे। उन 6 में से आपके सिलेबस में 3 किले ऑलरेडी है। आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें यानी कि वास्तुशिल्प विशेषताओं की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड लेआउट यानी कि रणनीति जगह है इसकी और इसका जो लेआउट है उसकी बात कर लेते हैं। लोकेटेड ऑन हिल टॉप 700 फीट हाई प्रोवाइडिंग ए नेचुरल डिफेंस यानी कि ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो कि इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। सराउंडेड बाई थिक फॉरेस्ट ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क यानी कि ये चारों तरफ से रणथंबोर नेशनल पार्क के से घिरा हुआ है और जो काफी घने जंगल है उनसे घिरा हुआ है। एनक्लोज्ड विद इन मैसिव स्टोन वॉल्स एंड 7 गेट्स यानी कि इसमें बड़ी पत्थर की दीवार है और 7 दरवाजों से ये घिरा हुआ है जो कि इसकी डिफेंस में, इसकी सुरक्षा में और भी ज़्यादा सुरक्षित इसको करते हैं। मेन गेट्स की बात करें, इसके मुख्य द्वार है तो नवलखा पोल, हथिया पोल और गणेश पोल आर दी 3 मेन एंट्रेंस यानी कि नवलखा पोल, हथिया पोल और गणेश पोल इसके 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। दीज गेट्स वर बिल्ड स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेसिस्ट एनिमी अटैक्स और ये द्वार है वो दुश्मन के हमलों को सामना करने के लिए काफ़ी मजबूती से बनाए हुए हैं। तो आप में से जो भी रणथंभौर विज़िट किया हुआ है, उन सारी चीज़ों आप आराम से जानते भी हो। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी अटैक 1301 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो हमला था 1301 में हुआ था और ये राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी का इधर से पहला हमला था जो रणथंभौर पे हुआ था और यहाँ पे ही सबसे पहला राजस्थान में शाखा हुआ था। अभी हम पढ़ते हैं द मोस्ट फेमस बैटल फॉर रणथंबोर अकर्ड इन 1301 व्हेन अलाउद्दीन खिलजीज अटैक द फोर्ट यानी कि रणथंबोर में सबसे मशहूर जो युद्ध है वो 1301 में हुआ था जो कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर क्या किया था, हमला किया था। द राजपूत रूलर हमीर देव चौहान ब्रेवली रेजिस्टेड बट अल्टीमेटली लॉस्ट यानी कि उस समय हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक थे जिन्होंने बहादुरी से अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया लेकिन आखिरकार वह वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत वीमन कमिटेड जोहर टू अवॉइड कैप्चर और राजपूत महिलाओं ने पकड़े जाने से बचने के लिए आत्मसम्मान हेतु जोहर किए कर लिया था और ये आत्मदाह नहीं था, ये जल जोहर था। राजस्थान का एकमात्र जोहर जो जल में किया गया था वो रणथंबोर किले में ही था और ये 1301 में हुआ था और इस जो जोहर का जो नेतृत्व है वो रानी रंगादे ने किया था। रंगादे रानी क्या थी? हमीर देव चौहान की पटरानी थी। तो ये राजस्थान का फर्स्ट शाखा कंसिडर किया जाता है यानी कि जो चित्तौड़ में हुआ था वो 1303 में हुआ था, उससे पहले 1301 में रणथंबोर में ये शाखा हो गया था। फिर रणथंबोर से निकलकर अलाउद्दीन खिलजी का जो नेक्स्ट अटैक था वो चित्तौड़गढ़ पे हुआ था। तो इस तरीके से इसमें अटैक है। अटैक क्या है, इस तरीके से इस किले की अपनी मुख्य बातें हमने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं की अट्रैक्शन ऑफ द फोर्ट यानी कि इस किले का जो मुख्य अट्रैक्शन है उसमें त्रिनेत्र गणेश टेम्पल यानी कि राजस्थान में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे है?
वो इसी किले में है। 32 पिलर्स छतरी यानी कि 32 खंभों की छतरी, सुपारी पैलेस, जोरा भोरा पैलेस, हमीर कचहरी, सपना बावड़ी, पद्म पौंड, गुप्त गंगा, शिव टेम्पल, ये सारे इस फोर्ट के की अट्रैक्शन सॉरी इस फोर्ट के की अट्रैक्शन पॉइंट है। डिटेल की बात कर लेते हैं। रणथंबोर फोर्ट is an ancient fort located on a high rocky hill within the Ranthambore National Park near स्वाईमाधोपुर। रणथंबोर किला स्वाईमाधोपुर के पास रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन किला है। द फोर्ट डेट्स बैक टू द 10th century and played an important role as a strategic military post in राजस्थान। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और ये राजस्थान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सैनिक चौकी के रूप में कार्य करता था। Ranthambore controlled important trade and military route connecting central India with western इंडिया, यानी रणथंबोर किला मध्य भारत और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार और सैन्य मार्गों को नियंत्रित करता था। द फोर्ट इंक्लूड्स पैलेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, स्टेप वॉल्स एंड मैसिव स्टोन वॉल्स दैट डेमोन्स्ट्रेट इट्स डिफेंसिव कैरेक्टर। किले में महल, मंदिर, मस्जिद, बावड़िया और विशाल पत्थर की दीवारें जो इसकी रक्षात्मक प्रकृति को दर्शाती है। और ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें मंदिर भी है, चर्च भी है और मस्जिद भी है। तीनों इनमें आपको तीनों धर्मों की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिलेगी। तो ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें मंदिर, चर्च और मस्जिद तीनों स्थित है। ड्यू टू इट्स elevated position, the fort offered a clear view of the surrounding region, making a ideal और सर्विलेंस एंड डिफेंस, यानी कि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह किला आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए अत्यंत उपयुक्त था। और इस किले के लिए अबुल फजल लिखते हैं कि बाकी सारे किले नंगे हैं और इस किले ने ये किला बख्तरबंद है। क्या है ये किला? बख्तरबंद है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से और जंगलों से घिरा हुआ है। ये किला सामने से दिखता नहीं, इसलिए अबुल फजल ने इसके लिए लिखा कि बाकी किले नंगे हैं और इस किले ने कपड़े पहने हुए हैं। Historically, the fort was ruled by Chauhan Rajputs and later came under the control of the Delhi Sultanate and the Mughals। यानी ऐतिहासिक रूप से ये किला चौहान राजपूतों के अधीन रहा और बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगलों के नियंत्रण में आया। Ranthambore Fort represents the close relationship between natural landscape and fort architecture। रणथंबोर किला प्राकृतिक परिदृश्य और किले की वास्तुकला के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। Its inclusion in the UNESCO World Heritage Sites highlights its historical and strategic importance। इसका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होना इसके ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की, द लैंड ऑफ द ग्रेट वॉल, यानी कि सबसे बड़ी दीवार। अगर भारत की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ी दीवार चाइना की है और चाइना के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट की है। तो इसे द लैंड ऑफ द ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ इज ए हिस्टोरिक टाउन इन द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया। कुंभलगढ़ भारत के राजस्थान के राजसमंद जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। इट इज मोस्ट फेमस or the Kumalgarh Fort, which has the second longest wall in the world after the Great Wall of China। यह कुंभलगढ़ किले के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार के बाद। द टाउन इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स। और यह शहर अरावली पहाड़ियों के बीच से में बना हुआ है, या यूँ कहे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो संप्रति मौर्य ने इसका क्या किया था, शुरुआती निर्माण इसका करवाया गया था और बाद में इसका निर्माण था वो राणा कुमा ने करवाया। यानी कि मॉडर्न बिल्डर की बात करें तो राणा कुमा 1443 टू 1458 में इसका निर्माण राणा कुमा के द्वारा किया गया और अपनी रानी कुंभल के नाम पे, रानी कुंभल देव के नाम पर इन्होंने इस किले का नाम कुंभलगढ़ रखा था। एंट्रेंस गेट की बात करें तो ओरेट पोल कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो मंडन इसका आर्किटेक्चर है और इसके अदर नेम्स की बात करें तो इसे मेरुदंड कहा जाता है, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी यानी कि इमरजेंसी कैपिटल इसको कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख एंड द थर्ड आई ऑफ मेवाड़, जिसे कटारगढ़ इसके अंदर स्थित है उसको कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके अदर नेम्स है। कर्नल जेम्स टॉड कॉल्ड दिस फोर्ट एस्ट्रूकन फोर्ट्स, यानी कि कर्नल जेम्स फोर्ड ने इस किले को एस्ट्रूकन फोर्ट कहा, यानी कि जो विदेशी जो एस्ट्रूकन दुर्ग है, किला है, उसकी तुलना उन्होंने इससे करी थी, यानी कुंभलगढ़ से करी थी। बर्थ पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप,
यानी कि कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, जिस जो कुंभलगढ़ की जूनी कचहरी है, उस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? तो अब महाराणा प्रताप के नाम से हम मोटा-मोटा जानते हैं चित्तौड़गढ़ को, लेकिन जन्म महाराणा प्रताप का कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कोमलगढ़ की जूनी कचहरी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, ऐतिहासिक इसके महत्व की बात करें, द फोर्ट सर्व्ड एज ए स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द मेवाड़ डायनेस्टी। यह किला मेवाड़ राजवंश के लिए एक रणनीतिक गढ़ था। बर्थ पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप 1540 यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थान जो कि 1540 में हुआ था। कुंभलगढ़ इज द बर्थ पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप द ग्रेट राजपूत वॉरियर, यानी कि कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप की क्या है, जन्म स्थली है। द फोर्ट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग मेवाड़ फ्रॉम द मुगल्स एंड द अदर अटैकर्स, यानी कि इस किले ने मुगलों और दूसरे हमलावरों से मेवाड़ की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है। फेमस अट्रैक्शन की बात करें इस किले के अंदर, तो बादल महल यानी कि बादल पैलेस, जिसे क्लाउड पैलेस भी कहते हैं, बर्थ पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप ऑफरिंग स्टनिंग व्यूज, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थान उन बादल महल में हुआ था। बादल महल की जो जूनी कचौरी है उसी में हुआ था, जहां से शानदार नज़ारे दिखते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, यानी कि नीलकंठ महादेव मंदिर ए ह्यूज शिवा टेम्पल विद ए 5 फुट टॉल शिवलिंग है, यानी कि 5 फीट ऊंचे शिवलिंग वाला एक बहुत बड़ा शिव मंदिर इसके अंदर स्थित है। वैदिक टेम्पल, वेदी मंदिर बिल्ड बाय द माणाकुंबा फॉर रिलीजियस रिचुअल, माणाकुंबा ने धार्मिक रस्मों के लिए बनाया था। और इसमें महादेव कुंड है जो कि काफी दर्शनीय स्थल है, और ये आप इसकी दीवार देख सकते हो। ये इसकी लगभग 36 से 37 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि चाइना की वॉल के बाद ये सबसे बड़ी दीवार कंसिडर की जाती है दुनिया की। वाइल्ड लाइफ एंड नेचर अराउंड कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के आसपास जो वाइल्ड लाइफ है और जो नेचुरल प्लेसेज है उसकी बात करें, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो स्प्रेड ओवर 600 स्क्वायर किलोमीटर कवरिंग पार्ट्स ऑफ राजसमंद, उदयपुर एंड पाली। 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें राजसमंद, उदयपुर और पाली के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। होम टू लेपर्ड, वोल्व्स, साउथ बियर्स, हाइनास एंड नीलगाय, और इसमें तेंदुए, भेड़िए, स्लोथ भालू, लकड़बग्घे और नीलगाय पाए जाते हैं। ऑफर्स जीप सफारी एंड ट्रैकिंग ऑप्शंस, और यहाँ जीप सफारी और लेपर्ड सफारी और ट्रैकिंग ऑप्शन मिलते हैं, जो कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मेन पॉइंट है या मेन अट्रैक्शन है। कुंभलगढ़ फोर्ट वाज बिल्ड इन द 15th सेंचुरी बाय राणा कुंभा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मेवाड़। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। द फोर्ट इज लोकेटेड इन द अरावली रेंज एंड इट्स इज फेमस फॉर इट्स मैसिव fortification wall which extends over 36 kilometers, making it the second longest continuous wall in the world। यानी कि यह किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है और अपने विशाल प्राचीर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई तकरीबन 36 किलोमीटर है, जिससे यह विश्व की सबसे दूसरी लंबी दीवार माना जाता है। कोमलगढ़ फोर्ट was designed as a strong defensive structure and served as safe refuge for the rulers of मेवाड़ during times of crisis। यानी कि कोमलगढ़ किला एक मजबूत रक्षात्मक दुर्ग के रूप में निर्मित किया गया था और संकट के समय मेवाड़ के शासकों के लिए सुरक्षित शरण स्थली के रूप में कार्य करता था। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। चित्तौड़गढ़ पे जब अटैक होते थे या यूँ कहे जो मेवाड़ राजाओं की जब संकट आते थे तो उस समय उनके लिए शरण स्थली का कार्य कौन सा किला करता था? तो योर आंसर विल बी कुंभलगढ़। द फोर्ट कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स प्लेसेस, टेम्पल्स, वाटर रिजर्वियर्स एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर्स। किले के परिसर में महल है, मंदिर है, जलाशय हैं और अन्य सैन्य रचनाएं हैं। It is also historically important as the birthplace of महाराणा प्रताप, one of the most ग्रेटेस्ट राजपूत वॉरियर्स। यानी कि यह किला महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है। आर्किटेक्चरली कुंभलगढ़ फोर्ट डेमोन्स्ट्रेट्स एडवांस मिलिट्री प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स। स्थापत्य की दृष्टि से कुंभलगढ़ किला उन्नत सैन्य योजना और अभिनियंत्रण कौशल को दर्शाता है। इट्स लोकेशन एम्बिट्स डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स प्रोवाइडेड नेचुरल प्रोटेक्शन, यानी घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। द फोर्ट सिंबलाइजेज राजपूत रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक फोर्साइट एंड आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस, मेकिंग इट अ वाइटल मॉन्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। यह किला राजपूत दृढ़ता, दूरदर्शिता और स्थापत्य उत्कृष्टता का एक नायाब प्रतीक के तौर पर जाना जाता है।
अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसमें हम जानेंगे हवेलियाँ, हवा महल, विक्ट्री टावर और टावर ऑफ फेम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम हवेलीज़ की कि क्या होती है हवेली। द टर्म हवेली ओरिजिनेट फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हावली, मीनिंग एन एनक्लोज्ड स्पेस और मेंशन, यानी कि हवेली शब्द फारसी शब्द हवली से आया है, जिसका मतलब है एक बंद जगह या हवेली। ट्रेडिशनली हवेलीज आर लार्ज डेकोरेटेड हाउस और मेंशंस मेनली बिल्ड बाई वेल्दी मर्चेंट्स इन इंडिया, यानी कि शुरुआती तौर पे बात करें तो हवेलियाँ बड़ी और सजे धजे घर या महल होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से भारत में अमीर व्यापारियों द्वारा बनवाया जाता था, यानी कि एक तरीके से ये अमीरों के घर हुआ करते थे। They exhibit Rajput, Mughal, and Persian architectural influences and are known for their ornate carvings, frescoes, courtyards, and the झरोकास। इनमें राजपूत, मुगल और फारसी वास्तुकला का प्रभाव दिखता है और ये अपनी सुंदर नक्काशी, भित्ति चित्रों, आंगन और झरोकों के लिए जानी जाती है। झरोका क्या होता है, जिसे हम बालकनी बोलते हैं, यानी कि बाहर निकली हुई बंद बालकनियां। Found in Rajasthan, Gujarat, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, बट पर्टिकुलरली फेमस इन शेखावाटी एंड जैसलमेर, यानी कि ये हवेलियाँ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन खासकर शेखावाटी और जैसलमेर की हवेलियाँ बहुत मशहूर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेखावाटी हवेलियों की, यानी कि अपने जो आसपास की बात करें तो उन हवेलियों की हम बात करते हैं, जिनमें मेजरली नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू इनका नाम आता है। Shekhawati, known as the Open Art Gallery of Rajasthan, is famous for its grand havelis adorned with elaborate फ्रेस्को पेंटिंग्स, यानी कि जो शेखावाटी है, जिसे राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी शानदार हवेलियों के लिए मशहूर है, जो कि खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग से सजी हुई है। द रीजन इंक्लूड्स झुंझुनू, सिक्कर, चूरू एंड मंडावा, विच हैव a rich history of merchant families like the Podars, Goenkas, Singhanias, who built these हवेलीज in the 18th and 19th सेंचुरी, यानी कि इस इलाके की बात करें तो इसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, मंडावा आदि शामिल है, जिनमें पोदार, गोयनका, सिंगानिया जैसे व्यापारी परिवारों के का समृद्ध इतिहास रहा है, जिन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दियों में ये हवेलियां बनवाई थी। जैसे ये अपनी मेजरली शेखावाटी की हवेलियाँ है, जैसे आप ये देख के बता सकते हो कि नवलगढ़ में ये हवेली है, ये नवलगढ़ की हवेली है, ये कहीं मंडावा, मुकुंदगढ़ की हवेली हो सकती है, ये वहाँ की हवेली है। तो इस तरीके की हवेली, और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये जो पेंटिंग है, ये अपने ट्रेडिशन को शो करती है और साथ में जो पेंटिंग है, ये फ्रेस्को से बनी हुई पेंटिंग होती है। और ये जो आप देख पा रहे हो, इस तरीके से ये है इसकी लटकती हुई बालकनियाँ, छज्जे वगैरह, और ये इनमें नक्काशी आप इधर देख सकते हो। तो यही इसकी सारी क्या आप अभी इसकी जो हम विशेषताएँ पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, उनमें ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं की फीचर ऑफ शेखावाटी हवेलीज, यानी कि शेखावाटी हवेलियों की मुख्य विशेषताएं। एलुब्रेटेड फ्रेस्कोस, यानी कि विस्तृत भित्ति चित्र, वॉल्स एंड सीलिंग्स कवर्ड विद हैंड पेंटेड मूरल्स डिपिक्टिंग माइथोलॉजी, डेली लाइफ एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो दीवारें हैं, छतें हैं, उन पर हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, जिनमें पौराणिक कथाएं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी है और औपनिवेशिक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। मल्टी कोर्टयार्ड लेआउट, यानी कि कई आंगनों वाला लेआउट है। लार्ज ओपन कोर्टयार्ड, यानी जिसे आंगन कहते हैं, फॉर वेंटिलेशन एंड फैमिली गैदरिंग्स, यानी कि हवा आने जाने और परिवार के इकट्ठा होने के लिए बड़े बड़े खुले आंगन या चौक हुआ करते थे, यानी कि अपनी हवेली के, अपने घरों के आगे जो ऐसे चौक होते थे, ये चौक ओपन होते थे और कोई फंक्शन वगैरह के लिए हम ये जगह छोड़ते थे। तो ये मल्टी कोर्ट यार्ड आपको दिखते हैं, एक चौक अंदर होता था, एक चौक बाहर होता था। यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन आर्ट, यानी कि कला पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। फ्रेस्कोस फीचरिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, ट्रेन्स, क्लॉक्स एंड मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि जो भित्ति चित्र है, इसमें ब्रिटिश अधिकारी, ट्रेन, घड़ियाँ और 19वीं सदी की आधुनिक चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रेस्को है, वो यूरोपियन प्रभाव से भी क्या हुई है, इन्फ्लुएंस हुई है। मैसिव वुडन डोर्स, यानी कि लकड़ी के बड़े-बड़े दरवाजे देखने को मिलते हैं। इंट्रिकेटली कार्व्ड डोर्स विद आयरन फिटिंग्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा के लिए लोहे की फिटिंग और बारीकी से नक्काशी किए हुए दरवाजे देखने को मिलते हैं। झरोकाज, जो ओवर हैंगिंग बालकनी, यानी कि बाहर निकली हुई बालकनी, जिसे झरोका कहते हैं। ब्यूटीफुली डिजाइंड वुडन और स्टोन बालकनीज फॉर वेंटिलेशन एंड एस्थेटिक अपील, यानी कि हवा आने जाने और सुंदरता के लिए खूबसूरती से डिजाइन की गई लकड़ी या पत्थर की बालकनी इन शेखावाटी हवेलियों की
मुख्य विशेषता है। इसके अलावा सेपरेट मेन एंड वीमेन सेक्शंस यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग सेक्शन होते हैं। मर्दाना फॉर मेन एंड जनाना फॉर वीमेन एरियाज एंश्योरिंग प्राइवेसी यानी कि मर्दाना और जनाना जगह प्राइवेसी को पक्का करती है। छतरीज यानी कि डोम्ड पेविलियंस गुंबद जैसे मंडप इसमें होते थे। स्मॉल डोम लाइक स्ट्रक्चर ऑन रूफ टॉप फॉर डेकोरेशन एंड कूलिंग छतों पर सजावट के लिए और ठंडक के लिए छोटे गुंबद जैसी संरचनाएं इनकी विशेषता है। यूज ऑफ लाइम स्टोन लाइम प्लास्टर एंड ब्रिक वर्क यानी कि चूने के प्लास्टर और ईंटों का इसमें इस्तेमाल होता है। A village built using traditional materials for इंसुलेशन यानी हवेली इंसुलेशन के लिए पारंपरिक मटेरियल और का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ओपन एयर टेयर्स यानी कि खुली हवा वाली छतें यूज फॉर फेस्टिवल्स सोशल गैदरिंग एंड रिलैक्सेशन यानी कि त्योहारों सामाजिक समारोह और आराम के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैठक गेस्ट रिसेप्शन रूम यानी कि जिन्हें हम मेहमानों के स्वागत के लिए कमरा बनाते हैं, बैठक बनाते हैं, तो ये इन हवेलियों की खास बात है कि इनमें आपको बैठक देखने को मिलती है। ए ग्रैंड सिटिंग एरिया डेकोरेटेड विद क्यूशन एंड कारपेट और विजिटर्स यानी कि मेहमानों के लिए कुशन और कालीनों से सजा हुआ एक शानदार बैठने की जगह जिसे हम बैठक के नाम से जानते हैं, वो इन हवेलियों का मुख्य एक विशेषता रही है। टाइप्स ऑफ आर्ट एंड थीम इन शेखावाटी हवेलीज इंपॉर्टेंट है यानी कि जो शेखावाटी हवेलीज है उनमें किस तरीके की आर्ट और थीम का प्रयोग बेसिकली हुआ है। माइथोलॉजिकल थीम यानी कि पौराणिक विषय Many of the murals depict scene from the Ramayana and Mahabharata and other Hindu texts, highlighting the devotion of the people and artisans to their cultural roots। यानी कि कई भित्ति चित्र रामायण से, महाभारत से और अन्य हिंदू ग्रंथों के दिखाए गए हैं जो कि लोगों और कारीगरों की अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति भक्ति को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। सोशल एंड हिस्टोरिकल थीम यानी कि सामाजिक और ऐतिहासिक विषय भी इसमें रखा है। द मुराल्स ऑल्सो डेपिक्ट scenes of daily life, wedding ceremonies, and colonial influence, reflecting the changing social landscape of the region। यानी कि भित्ति चित्रों में रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र उकेरे गए हैं, शादी समारोह और औपनिवेशिक दृश्य के प्रभाव औपनिवेशिक प्रभाव के दृश्य दिखाए गए हैं जिनमें घड़ी, टाइम, चिटिया-विटिया, ट्रेन वगैरह दिखाए गए हैं और इस क्षेत्र के बदलते सामाजिक परिदृश्य को जो कि बताता है। यूनिक स्टाइल ऑफ शेखावाटी आर्ट यानी कि शेखावाटी कला की अनोखी शैली इसमें यूज हुई है। द कलर्स यूज्ड वर यूजुअली मेड फ्रॉम नेचुरल डाइज एंड आर्टिस्ट यूज एग पेस्ट एंड लाइमस्टोन प्लास्टर टू मेक द मुराल ड्यूरेबल यानी कि इस्तेमाल किए गए जो रंग है वो आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे और कलाकारों ने भित्ति चित्रों को टिकाऊ बनाने के लिए अंडे का पेस्ट और चूने के प्लास्टर को क्या किया था, इस्तेमाल किया था। ईच पेंटिंग इज यूनिक इन इट्स कलर कॉम्बिनेशन एंड डिपिक्शन ए फीचर दैट मेक्स दिस शेखावाटी हवेली ए डिस्टिंक्टिव हेरिटेज साइट यानी कि हर पेंटिंग अपने रंग संयोजन और चित्रण में अनोखी है और ये एक ऐसी विशेषता है जो शेखावाटी हवेलियों को एक विशिष्ट विरासत स्थल में बद बनाती है या स्थल बनाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए सेगमेंट है। फेमस शेखावाटी हवेली। अब इंडिया जो शेखावाटी एरिया की जो फेमस हवेली है उनमें मुरमरिया हवेली जो कि मंडावा की है, फीचर्स पेंटिंग ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मॉडर्न एलिमेंट्स यानी कि इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की पेंटिंग और आधुनिक तत्व है। मुरमरिया हवेलियां मंडावा में है। पोदार हवेली नवलगढ़ टर्न इनटू ए म्यूजियम शोकेसिंग शेखावाटी आर्ट यानी कि जो पोदार हवेली नवलगढ़ है इसे एक म्यूजियम के तौर पे बदल दिया गया है जो कि शेखावाटी कला को दिखाता है। झुंझुनू वाला हवेली यानी कि झुंझुनू वाला जो हवेली है वो मंडावा में है। वेल प्रिजर्व्ड फ्रेस्कोस जिसमें अच्छी तरह से संरक्षित भित्ति चित्र है। डुनलोद हवेली कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल यानी राजपूत और मुगल वास्तुकला के शैलियों का मिश्रण डुनलोद हवेली में आपको देखने को मिलता है। जैसे ये डुनलोद हवेली है, ये मुरारका हवेली है, ये पोदार हवेली है, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं जैसलमेर की हवेली की तरफ। जैसलमेर को हवेली का शहर कहा जाता है। जैसलमेर को में पटुआ की हवेली ये बहुत फेमस है। सालिम सिंह की हवेली बहुत फेमस है। इस तरीके की हवेलियाँ जैसलमेर में आपको देखने को मिलती है। जैसलमेर द गोल्डन सिटी इज ऑल्सो इज नोन फॉर हवेलीज बिल्ट यूजिंग येलो सैंडस्टोन रिफ्लेक्टिंग द इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल यानी कि जैसलमेर जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है पीले बलुआ पत्थर से बनी हवेलियों के लिए जाना जाता है जो कि राजपूत और मुगल शैलियों की जटिल कारीगरी को दर्शाती है। दीज हवेलीज बिलोंग्स टू wealthy traders who flourished due to जैसलमेर's position on ancient trade route यानी कि हवेलियां अमीर व्यापारियों की हवेली थी। तो को हवेली है तो सीधी सी बात है
अमीरों का ये काम था, गरीबों के पास तो झोपड़ियाँ हुआ करती थी, तो दैट्स व्हाई हवेली अपने आप में किस में है, ये इस टाइम के बंगलो हुआ करते थे, जिन्होंने पुराने व्यापार मार्गों पर जैसलमेर की स्थिति के कारण खूब तरक्की करी थी। यानी कि जैसलमेर क्योंकि ट्रेड रूट रहा हुआ है एंशिएंट टाइम पे, तो वहाँ पे खूब सारे अमीर व्यापारी थे, तो अमीर व्यापारियों ने वहाँ पर अपनी हवेलियाँ बनाई थी और उन हवेलियों के कारण जैसलमेर एक हवेलियों का शहर कहा जाने लग गया है। की फीचर्स की बात करें जैसलमेर हवेली की विशेषताएँ क्या हैं? गोल्डन सैंडस्टोन्स आर्किटेक्चर यानी कि सुनहरे बलुआ पत्थर की वास्तुकला इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो येलो स्टोन है वो जैसलमेर का लोकल स्टोन है, तो वहाँ पर उसी की कलाकारी आपको ज़्यादा मिलेगी। एंटायर हवेली इज़ बिल्ट फ्रॉम लोकली सोर्स्ड येलो सैंडस्टोन गिविंग देम ए गोल्डन ग्लो, यानी कि पूरी हवेलियाँ स्थानीय पीले बलुआ पत्थर से बनी है, जिससे उन्हें सुनहरी चमक मिलती है। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग यानी कि जटिल पत्थर की निकासी देखने को मिलती है। डेलिकेट एंड डिटेल्ड कार्विंग ऑन फैकेट्स, पिलर्स एंड बालकनीज, यानी कि अग्रभागों में खंभों पर और बालकनियों पर नाजुक और विस्तृत नक्काशी देखने को मिलती है। हाईली डेकोरेटिव झरोकाज एंड जालीज, यानी अत्यधिक सजावटी झरोके और जालियां इन हवेलियों की एक खूबसूरत विशेषता है। ओवरहैंगिंग बालकनी एंड सैंड टोन लेटिस विंडोज एंश्योरिंग प्राइवेसी एंड एयर फ्लो, यानी कि जो बाहर निकली हुई बालकनियां और पत्थर की जालियां हैं, जाली वाली खिड़कियां हैं, जो कि गोपनीयता और हवा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। मल्टीपल फ्लोर्स एंड कॉरिडोर्स, कई मंजिलें और गलियारे हैं। मेनी हवेलीज लाइक पटवो की हवेली हैव इंटरकनेक्टेड पैसेजवेज एंड मल्टीपल स्टोरीज, यानी पटवो की हवेली जैसी कई हवेलियों में आपस में जुड़े कई रास्ते हैं और कई मंजिलें इसमें है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा कुस्पेज आर्कवे एंड पिलर, यानी कि घुमावदार मेहराब और खंभे इंस्पायर्ड बाय राजपूत एंड मुगल स्टाइल, एडिंग एलिगेंस, यानी कि राजपूत और मुगल शैलियों से प्रेरित जो कि सुंदरता इसकी बढ़ाते हैं, वो ऐसे घुमावदार मेहराब और खंभे इसमें देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ थिन पिलर्स, पतले खंभों का इस्तेमाल ज़्यादा है। अनलाइक शेखावाटीज पेंटेड वॉल्स, जैसलमेर हवेलीज आर नोन फॉर फाइनली कार्व्ड टोन मार्क, यानी कि शेखावाटी की जो रंगीन दीवारों के विपरीत शेखावाटी की जो हवेलियाँ है वो वहाँ के फ्रेस्को के लिए ज़्यादा फेमस है। उसके विपरीत जो जैसलमेर की हवेलियाँ है वो अपने बारीक नक्काशी वाले पत्थर के काम के लिए जानी जाती है। कोर्टयार्ड एंड ओपन टेरिस, आंगन और खुली छतें डिजाइन्ड फॉर डेजर्ट वेंटिलेशन एंड सोशल गैदरिंग, रेगिस्तानी हवा और सामाजिक समारोह के लिए डिजाइन किए गए ओपन टेरिस और कोर्टयार्ड है। फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि हिंदू और इस्लामिक जो वास्तुकला है उसका मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। एलिमेंट्स लाइक डोम्स, आर्क्स एंड इंट्रिकेट फ्लोरल मोटिव्स, यानी कि गुंबद, मेहराब और जटिल फूलों की आकृतियां जैसे तत्व देखने को मिलते हैं। वेल्दी मर्चेंट इन्फ्लुएंस, अमीर व्यापारियों का प्रभाव देखने को इस पर मिलता है। बिल्ट बाय रिच ट्रेडर्स वो प्रोफिटेड फ्रॉम जैसलमेर लोकेशन ऑन एंशिएंट ट्रेड रूट्स, यानी कि उन अमीर व्यापारियों द्वारा बनाई गई जिन्होंने प्राचीन व्यापार मार्गों पर जैसलमेर की लोकेशन से फायदा उठाया था। फेमस हवेलियों की बात करें तो पटवो की हवेली जैसलमेर की एक फेमस हवेली है। एक क्लस्टर ऑफ 5 हवेलीज नॉन फॉर मिरर वर्क एंड मुराल्स, यानी कि 5 हवेलियों का समूह है जो कि शीशे के काम और भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। सालिम सिंह की हवेली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स यूनिक पीकॉक शेप्ड रूफ एंड ऑर्नेट बालकनीज, यानी कि अपनी अनोखी मोर के आकार की छत और सजी हुई बालकनियों के लिए जानी जाती है। देखो ये रही सालिम सिंह की हवेली, ये अपने आप में एक यूनिक हवेली है और बहुत फेमस हवेली है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नतमल की हवेली बिल्ट बिल्ट बाय टू ब्रदर्स फीचरिंग एसिमेट्रिकल बट स्टनिंग कार्विंग, यानी कि दो भाइयों द्वारा बनाई गई जिसमें असीमित लेकिन शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। ये नतमल की हवेली है। ताजिया टावर इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक आर्किटेक्चर शोकेसिंग कल्चरल फ्यूजन, यानी कि इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित जो कि सांस्कृतिक मिश्रण को देखने को दिखाता है, वह ताजिया टावर यहाँ का एक फेमस की पॉइंट है। ये पटवो की हवेली है। तो आप ये हवेलियों के नाम है जो फेमस नाम है मैंने वही रखे हैं, एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांस है। ये जैसलमेर की कुछ हवेलियाँ आप देख सकते हो, कैसे गलियारे हैं, कैसे उभारे हुए हैं पत्थर पे नक्काशी के लिए सबसे ज़्यादा जैसलमेर की हवेलियाँ वो फेमस है, आप देख सकते हो। ये बालकनी है, उभरी हुई विंडोज़ है और इस तरीके से इसमें कार्विंग येलो स्टोन यूज़ किया हुआ है। तो ये कुछ परमिस मैंने यहाँ पे आपको चित्र दिखाए। अब हम बात करते हैं हवा महल की। द पैलेस ऑफ विंड्स, यानी कि हवा महल।
लोकेशन कहाँ है? जयपुर, राजस्थान, इंडिया, यानी कि जयपुर, राजस्थान, भारत में हवा महल स्थित है। निर्माण इसका 1799 में करवाया गया था। आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो राजपूत एंड मुगल शैली का ये क्या है? एक मिक्सचर है। इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ लालचंद उस्ताद, ये इंपॉर्टेंट है। लालचंद उस्ताद इसका वास्तुकार रहा हुआ है। मटेरियल यूज़ इसमें हुआ है रेड एंड पिंक सैंडस्टोन, यानी कि लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका बनाया हुआ है। एंड कमीशन्ड बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, और इसका जो निर्माण है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका आर्किटेक्चर कौन था? लालचंद उस्ताद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और सवाई प्रताप सिंह एक कृष्ण भक्त व्यक्ति थे, कृष्ण भक्त थे। तो इन्होंने इस जो ताजमहल, सॉरी हवा महल है, इसका निर्माण भी कृष्ण के मुकुट के भांति करवाया होगा। आप इसको देख पा रहे होंगे इस तरीके से। इसका जो आकृति है वो कृष्ण भगवान के मुकुट की जैसी है। और इसमें 5 फ्लोर है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मंजिला इमारत है, देख पा रहे होंगे। और इसकी कोई नींव नहीं है, नो फाउंडेशन, यानी बिना फाउंडेशन के ये बना हुआ है। तो ये अपने आप में एक अजूबा है। और इसे सिंबल ऑफ जयपुर, यानी कि इसको जयपुर का प्रतीक भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट आप इसमें देखे भी होंगे। द की फीचर ऑफ हवा महल, हवा महल की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यूनिक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर, यानी कि अनोखी 5 मंजिला इमारत है। डिजाइन्ड लाइक ए बिहाइव विद ए पिरामिडिकल शेप, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी पिरामिड के आकार की डिजाइन इसकी है। 953 झरोकाज, यानी कि इसको विंडो विंडो है वो 1953 विंडो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 953 इसमें झरोके हैं। स्मॉल लेटिसेड विंडोज अलाउिंग कूल एयर टू सर्कुलेट, यानी कि छोटी जालीदार खिड़कियाँ जो कि ठंडी हवा को अंदर आने देती है, इसीलिए इसको हवा महल कहते हैं, क्योंकि इसमें हवा आपको आती ही रहती है। नो फाउंडेशन, यानी इसकी कोई नींव नहीं है। अनलाइक मोस्ट बिल्डिंग्स इट स्टैंड्स विदाउट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लीनिंग एट एन एंजल, यानी कि ज्यादातर इमारतों के उलट यह बिना किसी मजबूत नींव के कारण नींव के एक कोण पर झुकी हुई खड़ी है। क्राउन लाइक डिजाइन, यानी इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णाज क्राउन्स, यानी कि ताज जैसा डिजाइन है, भगवान कृष्ण के ताज से प्रेरित है। नो फ्रंट एंट्रेंस, और इसके सामने कोई दरवाजा नहीं है। एंट्री इज फ्रॉम ए साइड डोर इन दिस सिटी प्लेस कॉम्प्लेक्स, यानी एंट्री इसकी सिटी प्लेस कॉम्प्लेक्स के एक तरफ के दरवाजे से, यानी इसके सामने कोई इसका एंट्री गेट नहीं है। राजपूत एंड मुगल इन्फ्लुएंस, यानी इस पर राजपूत और मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। राजपूत छत्रीज, मुगल आर्क्स एंड इस्लामिक फ्लोरल डिजाइन, इसमें राजपूत छतरियाँ, मुगल मेहराब और इस्लामी फूलों की डिजाइन देखने को मिलती है। अब बात करें विजय स्तंभ की, जिसे विक्ट्री टावर कहा जाता है, इसको जय स्तंभ भी कहा करते हैं। विजय स्तंभ यानी कि जब जो इसने इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा जब मालवा को जीत कर आए थे, तो उस जीत के उपलक्ष्य में, यानी उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके फ्लोर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फ्लोर का ये क्या है? अटायर है। लोकेशन की बात करें तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान में ये स्थित है। बिल्ड बाय राणा कुंभा द रूलर ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1443 से लेकर 1448, यानी कि 1443 टू 1448 के बीच, यानी कि तकरीबन 5 साल इसका निर्माण हुआ था। बात करें इसके बनाने के पर्पज, राणा कुंभाज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा, यानी मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराकर जब राणा जीत कर आए थे, राणा कुंभा जीत कर आए थे, तो उस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। आर्किटेक्ट राव जेता नापा पोमा पुंजा, यानी कि इसके वास्तुकार है जेता नाता पोमा पुंजा है। इसको याद रखना है, ये 4 इसके वास्तुकार हैं। आर्किटेक्चर 9 स्टोरी, सॉरी मैंने 8 बताया था, 9 स्टोरी है इसकी। 9 स्टोरी टावर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल, यानी कि लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित ये 9 मंजिला टावर है। 37.19 मीटर्स, यानी 122 फीट का क्या है? ये लंबा है, 122 फीट ऊंचा ये टावर बना हुआ है। डेडिकेटेड टू, यानी किसको समर्पित है? लॉर्ड विष्णु विद मेनी कार्विंग्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी कि भगवान विष्णु को, जिसमें कई हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी इसमें की गई है। और ये मोस्टली समर्पित किसको है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है? सिंबल ऑफ राजपूत वेलर एंड ब्रेवरी, ये राजपूतों की वीरता और बहादुरी का प्रतीक है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड हेरिटेज साइट इन राजस्थान, राजस्थान के एक प्रमुख पर्यटक स्थल और आकर्षण के तौर पर और विरासत स्थल के तौर पर इसे जाना जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो राजस्थान पुलिस है राजस्थान पुलिस के जो लोगो में जो आप इमारत देखते हो वह कौन-सी है? विजय स्तंभ ही है। अब बात करें कीर्ति स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम, ये भी कहाँ बना हुआ है? सॉरी, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही बना हुआ है।
लोकेशन चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजस्थान, इंडिया। चित्तौड़गढ़ किले में ही अंदर है ये। बिल्ट बाई ए जैन मर्चेंट, इसका निर्माण एक जैन व्यापारी ने करवाया था। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 12th सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया हुआ है। पर्पज क्या है? पर्पज डेडिकेटेड टू दी फर्स्ट जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिनका नाम है ऋषभनाथ। यानी इनका उद्देश्य, इसको बनाने का उद्देश्य है पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ जी को ये समर्पित है। आर्किटेक्चर की बात करें तो 22 मीटर्स यानी कि लगभग 72 फीट लंबा है। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। फीचर्स इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ जैन तीर्थंकर। इसमें जैन तीर्थंकरों की जटिल नक्काशी है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द रिच जैन हेरिटेज ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की समृद्ध जैन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। सिंबल ऑफ पीस, डिवोशन एंड नॉन वायलेंस, और ये शांति, भक्ति और अहिंसा के प्रतीक के तौर पे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्पल्स की। और आपके सिलेबस में ओसियां, दिलवाड़ा, किराड़ू, रणकपुर और कुंभशाम कुंभा श्याम मंदिर है। तो पिछली बार मैंने जो अदर वीडियोज है वहां पर कुंभ श्याम की बजाय आप खाटू श्याम देख रहे होंगे। खाटू श्याम आपके मंदिर में नहीं है। मैंने कुंभ श्याम को खाटू श्याम पढ़कर खाटू श्याम वहां पे पढ़ाया था। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं, और हम उस गलती को सुधार करके इस बार कुंभ श्याम मंदिर को आपके सिलेबस में इंक्लूड करते हुए हम पढ़ेंगे यूनिट 3 को। सबसे पहले जानते हैं हम क्या होता है टेम्पल, यानी कि टेम्पल मंदिर किसको कहते हैं। द टेम्पल हैव ए यूनिक स्टोरी रिफ्लेक्टिंग द डीप कल्चरल, आर्किटेक्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। यानी कि जो राजस्थान के मंदिर है वो एक अनोखी कहानी है जो राजस्थान की गहरी सांस्कृतिक, वास्तुकला और आध्यात्मिक परंपराओं को दिखाती है। दे कंटिन्यू टू अट्रैक्ट पिलग्रिम्स, हिस्टोरियंस एंड टूरिस्ट वो एडमायर देयर ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये मंदिर आज भी तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो कि इनकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की तारीफ करते हैं। जैसे अभी आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो मंदिर है ये रणकपुर का मंदिर है। रणकपुर का जैन मंदिर है। रणकपुर जो कि पाली में है, ये आपके सिलेबस में भी है। तो आप देख के कितना आप देख सकते हो कि जो मंदिर है इसको देखने का मतलब ही क्या है। इसमें आपको आर्किटेक्चर दिखेगा, इसमें आपको डिवोशन दिखेगा, इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी दिखेगी, इसमें आपको कल्चर दिखेगी, और इसमें आपको जैन हेरिटेज ऑफ राजस्थान दिखेगी। तो राजस्थान के जो मंदिर है वो अपने आप में एक बहुत यूनिक है, बहुत अनोखे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं ओसियां के जैन मंदिरों के बारे में। ओसियां जो कि जोधपुर जिले में या जोधपुर के नजदीक स्थित है। लोकेशन ओसिया अबाउट 65 किलोमीटर फ्रॉम जोधपुर, यानी कि ओसिया जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो मंदिर है आपके सिलेबस में क्यों रखे गए हैं। आप इन पिक्चर पे या इन मंदिरों पे बनी हुई ये पूरी ओसिया के जैन टेम्पल की ही आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। कितने कार्व्ड है, कितने ये नक्काशीदार खंबे हैं, कितना इसमें जो जो कलाकारी है वो आप देख पा रहे होंगे। उस तरीके की जो कल्चर है वो देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिटेल में। The Oshia temples from an ancient complex of both Hindu and Jain temples mainly dating from the 8th to 12th century। यानी जो ओशिया मंदिर है वो हिंदू और जैन मंदिरों का एक प्राचीन परिसर है जो कि मुख्य रूप से 8वीं से 12वीं शताब्दी के बने हुए हैं। नोन फॉर इंट्रिकेट कार्विंग्स डिप्लेक्टिंग सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी, नेचर एंड एवरीडे लाइफ। यानी कि ये जो मंदिर है पौराणिक कथाओं, प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें, इसमें मुख्य जो मंदिर है द मेजर टेम्पल्स इंक्लूडिंग द सचियाय माता टेम्पल एंड द महावीर जैन मंदिर। मुख्य मंदिरों में सचियाय माता का मंदिर और महावीर जैन मंदिर इसमें शामिल है। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की बात करें तो दीज टेम्पल्स यूज फाइन सैंडस्टोन विद डिटेल कार्विंग्स ऑफ डेटीज, एनिमल्स एंड फ्लोरल पैटर्न्स। इन मंदिरों में देवी देवताओं की, जानवरों की और फूलों के पैटर्न की विस्तृत नक्काशी के साथ बढ़िया बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ओशिया टेम्पल्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर पिलर्ड हॉल्स, लार्ज सेंट्रम्स एंड इंट्रिकेटली डेकोरेटेड गेटवेज। यानी कि ओशिया के जो मंदिर है वो अपने खंभों और बड़े हॉल, बड़े गर्भगृह और जटिल रूप से सजाए गए दरवाजों के लिए भी जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, माउंट आबू में जो कि स्थित है। तो आप देख पा रहे होंगे
चित्रों से देख पा रहे होंगे कि अगर आप ताजमहल को विश्व का अजूबा मानते हो, तो जो जैन मंदिर है राजस्थान के दिलवाड़ा के, वो उनके आगे ताजमहल कहीं भी नहीं स्टैंड करता। तो इन मंदिरों को अगर जिस बच्चे ने विज़िट किया है, उसे पता है कि ये कैसा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इनकी लोकेशन की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय वास्तुपाल एंड तेजपाल। इन मंदिरों का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी। इसकी डिटेल की बात करें, द दिलवाड़ा टेम्पल्स आर ए कलेक्शन ऑफ 5 जैन टेम्पल्स बिल्ट बिटवीन द 11th एंड 13th सेंचुरी। यानी कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बने 5 जैन मंदिरों का एक समूह है। दे आर कंसिडर्ड मास्टरपीस ऑफ मार्बल आर्किटेक्चर एंड आर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर इंट्रिकेट डिजाइन्स एंड क्राफ्टमैनशिप। यानी कि इन्हें मार्बल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है और ये अपने जटिल डिजाइन और कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स यानी महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें, द मोस्ट नोटेबल टेम्पल्स आर विमल वसई डेडिकेटेड टू दी फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ द एंड लूण वसई डेडिकेटेड टू दी 22nd तीर्थंकर नेमिनाथ। यानी कि इसके जो मुख्य मंदिर है उसमें सबसे खास मंदिर है विमल वसई का मंदिर, जो कि पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, और लूण वसई मंदिर जो कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को क्या है समर्पित है। तो ये जो विमल वसई है और जो लूण वसई नाम है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर में स्थित है। अब बात करें किराड़ू के मंदिर, जो कि कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। लोकेशन नियर बाड़मेर इन वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर के पास स्थित है। आप देख पा रहे होंगे इनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। नोन एज द हिडन ट्रेजर ऑफ राजस्थान, द किराड़ू टेम्पल्स आर रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड लेस विजिटेड पैलेस। राजस्थान के छिपे हुए खजाने के रूप में जाने जाने वाले किराड़ू मंदिर काफी अलग थलग है और यहाँ कम लोग आते हैं। They date back to the 11th century and were built by the परमार डायनेस्टी। यानी कि ये मंदिर 11वीं सदी के हैं और परमार राजवंश द्वारा बनवाए गए थे। इंपॉर्टेंट टेम्पल की बात करें, द कॉम्प्लेक्स ओरिजिनली हैड 5 टेम्पल्स ऑफ विच द सोमेश्वर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिव इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड। यानी कि महत्वपूर्ण मंदिरों में बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में मूल रूप से 5 मंदिर थे, जिनमें से भगवान सोमेश्वर मंदिर जो कि शिव भगवान को समर्पित था, सबसे अच्छी हालत में है। These temples show a blend of South Indian and Rajasthani architectural style। यानी कि ये मंदिर दक्षिण भारतीय और राजस्थानी वास्तुकला शैलियों का मिश्रण दिखाते हैं। The temples also have exquisite sculptures of dancers, musicians and deities that resemble the intricate work found in the Khajuraho temple। यानी कि इन मंदिरों में डांसर यानी कि जो नाचने वाले हैं, संगीतकार और देवी देवताओं की शानदार मूर्तियां हैं, जो कि खजुराहो मंदिर से मिलने वाले बारीक काम जैसी है। दिस टेम्पल ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज द खजुराहो ऑफ राजस्थान। यानी कि इन मंदिर समूहों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि राजस्थान के खजुराहो के तौर पे जाने जाने वाले मंदिर कौन से हैं? तो किराड़ू के मंदिर जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं रणकपुर के जैन मंदिर की ओर, जो कि कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में ही, ये भी मार्बल से बने हुए हैं। लोकेशन की बात करें तो रणकपुर पाली, द रणकपुर टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जैन टेम्पल्स इन इंडिया डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ। रणकपुर पाली रणकपुर मंदिर भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण जैन मंदिरों में से एक है, जो कि पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इट वॉज बिल्ड इन द 15th सेंचुरी अंडर द patronage of local businessman धारणा शाह with the support of ruler राणा कुंभा। यानी कि इसे 15वीं शताब्दी में स्थानीय व्यापारी धरना शाह या इसको सही नाम कहूँ तो धारणा शाह है। धारणा शाह ने शासक राणा कुंभा के सहयोग से बनवाया था। तो जो धारणा शाह है वो इन मंदिरों के क्या है? निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं। की फीचर्स की बात करें, मुख्य विशेषताएं क्या है मंदिरों की? द टेम्पल इज नोन फॉर इट्स 1444 यूनिकली कार्व्ड मार्बल पिलर्स वेयर नो टू पिलर्स आर अलाइक, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ अवे अमंग विजिटर्स। यानी कि इसकी जो मेन और मुख्य विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर में 1244 अनोखे नक्काशीदार संगमरमर के खंभे हैं। खंभों के लिए जाना जाता है, जिसमें कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं दिखते, जो कि आगंतुकों या घूमने वालों के मन में विस्मय की भावना क्या करते हैं? पैदा करते हैं। यानी कि इस पूरे मंदिर में 1444 पिलर है, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर भी कहा जाता है, यानी कि खंभों का जंगल।
आर्किटेक्चर की बात करें वास्तुकला की, बिल्ट यूजिंग व्हाइट मार्बल, द टेम्पल इज बिल्ट इन द चौमुखा फोर फेस्ड डिजाइन सिंबलाइजिंग जैनिज्म ओपननेस टू ऑल फोर डायरेक्शन। यानी कि सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर चौमुखा डिजाइन में बना हुआ है, जो कि जैन धर्म की चारों दिशाओं के प्रति खुलेपन का क्या है, एक प्रतीक है। द टेम्पल इज नोटेबल फॉर द एलिब्रेट कार्विंग्स ऑन द पिलर्स, डोम्स एंड वॉल्स डिपेक्टिंग सीन्स फ्रॉम जैन टीचिंग्स एंड माइथोलॉजी। यानी कि यह मंदिर खंभों, गुंबदों और दीवारों पर की गई विस्तृत नक्काशी के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें जैन शिक्षाओं और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। द सिमेट्री एंड आर्किटेक्चरल डिटेल्स ऑफ द टेम्पल आर ए मार्वल ऑफ जैन आर्किटेक्चर। यानी कि मंदिरों की जो समरूपता है और जो स्थापत्य विवरण है, वो जैन वास्तुकला का क्या है, एक चमत्कार है। यानी कि इंडिया की बात करें तो जैन हेरिटेज की जब बात होती है तो रणकपुर और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का नाम सबसे ऊपर आता है। अब बात करते हैं कुंभश्याम टेम्पल, यानी कि कुंभश्याम मंदिर। कुंभश्याम मंदिर टेम्पल इज लोकेटेड इनसाइड द हिस्टोरिक चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान। यानी कि कुंभश्याम मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु इन हिज श्याम, यानी श्याम फॉर्म। यानी कि यह मंदिर भगवान विष्णु को उनके श्याम या कृष्ण रूप में क्या है, समर्पित है। इट वॉज बिल्ड इन द 15th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़। यानी कि ये 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुंभा के शासनकाल में बनवाया गया है। महाराणा कुंभा वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ विष्णुइज्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी कि महाराणा कुंभा वैष्णव धर्म, कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे, तो उन्होंने ही अपने ही नाम पे इसको कुंभाश्याम मंदिर के तौर पे इसका निर्माण करवाया गया था। आर्किटेक्चर और इम्पोर्टेंस की बात करें, द टेम्पल, वन सेकेंड, द टेम्पल प्रेजेंट्स क्लासिकल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। यानी कि ये जो मंदिर है वो शास्त्रीय हिंदू मंदिर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इट कंसिस्ट ऑफ ए क्या है, गर्भंगिरा, पिलर्ड मंडपा एंड टॉल शिखरा। यानी कि इसमें गर्भगृह है, सॉरी गर्भंगा मैंने बोल दिया, गर्भगृह है, यानी इसमें बड़े गर्भगृह है, स्तंभ युक्त मंडप है और ऊंचे शिखर शामिल है। द वॉल्स एंड पिलर्स आर डेकोरेटेड विद दी फाइव फाइन रिलीजियस कार्विंग। यानी दीवारों और स्तंभों पर सुंदर धार्मिक नक्काशी की गई है। द टेम्पल इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल सिंबल ऑफ द मेवाड़ रीजन। ये मंदिर मेवाड़ क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे स्टेप वॉल्स और डैम की, यानी कि बावड़ियों की और बांधों की। और बावड़ी में आपकी झुंझुनू, चांद बावड़ी और रानी जी की बावड़ी है। और डैम की बात करें तो राजसमंद और जयसमंद है। और अभी आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये कौन सी बावड़ी है, ये आबानेरी की चांद बावड़ी है। तो आप में से कईयों ने इसको विजिट भी किया होगा। 3 तरफ ये बावड़ी जैसा और एक तरफ ये महल जैसा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी के तौर पे कंसीडर की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप वेल, यानी कि बावड़ी होती क्या है। वाटर टैंक्स एंड स्टेप वेल्स, ऑल्सो कॉल्ड बावड़ीज और बावलीज, आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राजस्थान आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल हेरिटेज। यानी कि पानी की टंकियां और बावड़ियां, जिन्हें बावड़ी या बावली भी कहा जाता है, राजस्थान की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे सर्व्ड एज एसेंशियल वाटर स्टोरेज सिस्टम इन द एरिड रीजन्स of the state and were often intricately designed reflecting and craftsmanship of the era। ये राज्य के सूखे इलाकों में जरूरी पानी स्टोरेज सिस्टम के तौर पे काम करती थी और अक्सर इन्हें बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया जाता था और उस दौर की कारीगरी को ये दिखाती है। यानी कि बावड़ी का जो राजस्थान में रिलेशन है वो किससे रहा है, पुण्य से रहा हुआ है। आपने देखा होगा कि अपन अपने किसी परिजन की स्मृति में कहीं पे प्याऊ बनवाते हैं, तो प्याऊ का मतलब राजस्थान में जो पानी का दान है वो राजस्थान में एक बड़ा दान माना गया है। तो जहाँ पे आप पानी की व्यवस्था करते हो, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तान वाला एरिया है तो वहाँ पे पानी बहुत कम है, तो आपने प्याऊ लगा दी, कहीं मटके पानी के भरते हो, तो कहीं आपने आजकल की बात करें तो वाटर कूलर लगा दिया। तो लेकिन उस टाइम बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े मर्चेंट हुआ करते थे, राजा महाराजा थे, तो अपने परिजनों की याद में वो क्या बनाते थे, बावड़ी बनाते थे। और बावड़ी पुण्य से रिलेटेड राजस्थान में मानी गई है और इसका जो मेन काम था ये वाटर स्टोरेज का काम करती थी। और साथ ही में इस पे उस समय की कारीगरी, आर्किटेक्चर, ये सारी इसमें देखने को मिलती थी। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये गोलियाना की चेतनदास बावड़ी का चित्र मैंने रखा है, जो कि झुंझुनू की एक अच्छी बड़ी और बावड़ी के तौर पे जानी जाती है। की फीचर्स की बात करें इन वाटर वेल्स एंड बावड़ीज की, सबसे पहला है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। दीज स्ट्रक्चर्स
represent early water management techniques in the arid range of Rajasthan, making them vital for survival। यानी कि ये संरचनाएं राजस्थान के सूखे इलाके में पानी के मैनेजमेंट की शुरुआती तकनीकों को दर्शाती हैं, जो उन्हें जीवन के बहुत ज़रूरी बनाती हैं। यानी कि जो राजस्थान जैसा सूखा जो ज़िला है, जो राज्य है, वहाँ पर पानी की शुरुआती जो स्टोरेज करने की टेक्निक है, वो बावड़ियाँ बताती है। और ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को बताती है कि हमने कितना पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर विकास किया है। सोशल एंड कल्चरल सेंटर्स, ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। स्टेबल्स सर्व्ड एज गैदरिंग places of worship and resting places becoming an integral part of social life। यानी कि बावड़िया इकट्ठा होने की जगह, पूजा की जगह और आराम करने की जगह के रूप में काम करती थी और हमारे सामाजिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनी हुई थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला और वास्तुकला की बात करें तो एलोबरेट डिजाइन्स, सिमेट्रिकल स्टेयरकेस एंड कार्विंग्स डेमोन्स्ट्रेट द स्किल of ancient Rajasthani artisans and the importance of aesthetics in functional architecture। विस्तृत डिजाइन, समर्थित सीढ़ियाँ और नक्काशी प्राचीन राजस्थानी कारीगरों के कौशल और कार्यात्मक वास्तुकला में सौंदर्य शास्त्र के महत्व को ये दर्शाते हैं कि उस समय की जो कारीगरी है, उस समय की जो नक्काशी है, उस समय की जो वास्तुकला है, उन सब को समेटे हुए ये बावड़ियाँ आज भी अपने इतिहास को प्रिजर्व किए हुए हैं। आगे हम बात करें वेल्स ऑफ झुंझुनू की, राजस्थान की बावड़ी की बात करें तो झुंझुनू में सती चौक बावड़ी और सुरा बावड़ी ज़्यादा मशहूर है। ये जो चित्र है, ये आप गोलाना की बावड़ी को देख रहे हो, ये एक झुंझुनू के बावड़ी के तौर पे है और ये हमेशा अंडरग्राउंड होते थे। इसमें कई सारे कुएं, जितने इसमें क्या होती थी, गहराई हुआ करती है। लोकेशन की बात करें, झुंझुनू की बावड़ी की बात कर रहे हैं सबसे पहले। Junjunu is a district in the Shekhawati region of Rajasthan known for its beautiful हवेलीज, फोर्ट्स एंड वेल्स। यानी कि झुंझुनू राजस्थान के शेखावाटी इलाके का एक जिला है जो कि अपनी खूबसूरत हवेलियों, किलों और कुओं के लिए जाना जाता है। द वेल्स हियर आर जनरली नोन फॉर देयर यूनिक ब्लेंड ऑफ फंक्शनलिटी एंड ब्यूटी। यहाँ के कुएं आमतौर पर, कुएं का मतलब बावड़ियों से हैं, आमतौर पर अपनी फंक्शनलिटी एंड खूबसूरती के अनोखे मेल के लिए जाने जाते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें, द वेल्स ऑफ झुंझुनू reflect the Rajput architectural style, often with ornately carved stonework and sometimes pillars around the well। यानी कि झुंझुनू के कुएं राजपूत वास्तुकला शैली को दर्शाते हैं, जिनमें अक्सर नक्काशीदार पत्थर का काम होता है और कभी-कभी कुओं के चारों तरफ खंभे भी होते थे। यानी कि जैसे ये अपना कुआं है, तो आपने देखा होगा अपने झुंझुनू जिले में इस तरीके के आपको कुएं देखने को मिलते हैं, जिनके चारों तरफ इस तरीके के, और एक कुएं पे इस तरीके से आपको उसका फैया लगा हुआ दिखता है, ठीक है? और इस तरीके से इनमें गुंबज है, ठीक है? ये राजपूत और मुगल स्टाइल का क्या है, एक ब्लेंड आपको देखने को मिलता है। तो ये कुएं झुंझुनू के आर्किटेक्चर इनका इस तरीके का हुआ था। दे वर कंस्ट्रक्टेड नॉट ओनली एज वाटर सोर्सेज बट ऑल्सो ए मीटिंग प्लेस एंड रेस्टिंग प्लेसेज। यानी कि इन्हें न सिर्फ पानी के स्रोत के रूप में बल्कि मिलने जुलने और आराम करने की जगहों के रूप में भी बनाया गया था। अब हम बात करते हैं चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी है। आबानेरी कहाँ है? दौसा जिले में है। लोकेशन, चांद बावड़ी इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ आबानेरी नियर दौसा इन राजस्थान। चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा के पास आबानेरी गांव में स्थित है। बिल्ट अराउंड द 9th century by किंग मिहिर भोज, ऑल्सो नोन एज चांद फॉर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। यानी कि इसे 9वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज, जिन्हें चांद भी कहा जाता है, उन्होंने बनाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम चांद बावड़ी है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेप वेल्स इन द इंडिया। यानी ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्टेप वेल के रूप में जानी जाती है। आप इसका एरियल शॉट यहाँ से देख पा रहे होंगे और इसका क्लोज शॉट आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। आर्किटेक्चर की बात करें, वास्तुकला की बात करें, चांद बावड़ी इज ए मार्वल ऑफ सिमेट्रिकल डिजाइन। यानी चांद बावड़ी सिमेट्रिकल डिजाइन का एक कमाल का नमूना है। इट हैज 3500 नैरो स्टेप्स ऑन 13th फ्लोर। यानी कि इसके 13 मंजिलों पर 3500 पतली सीढ़ियां है। दीज स्टेप्स फ्रॉम ए ज्योमेट्रिक लेब्रिथन क्रिएटिंग ए स्टनिंग विजुअल इफेक्ट। यानी कि ये सीढ़ियां एक ज्योमेट्रिक भूलभुलैया बनाती है, जिससे एक शानदार विजुअल इफेक्ट जनरेट होता है। यानी कि इस तरीके की आप सीढ़ियां इसमें देख पा रहे होंगे। तो इसमें बताया जाता है आप जिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हो उन सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ पाते हो, क्योंकि भूलभुलैया जैसी ये बन जाती है। पर्पज क्या है इसका बनाने का? ओरिजिनली स्टेप वॉल्स वर डिजाइन टू स्टोर रेन वाटर टू कॉम्बैट सर्व डायरेक्ट ड्रॉट कंडीशन। यानी कि असल में बावड़ियों को गंभीर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए और बारिश का पानी जमा करने के लिए बनाया गया था।
इट वॉज ऑल्सो यूज ए कम्युनिटी स्पेस, और इसका इस्तेमाल कम्युनिटी स्पेस यानी कि सामुदायिक जो गैदरिंग होती थी उनके तौर पे भी किया जाता था। आर्टिस्टिक एलिमेंट की बात करें तो द वॉल्स ऑफ चांद बावड़ी है carving of Hindu deities which depict the religious significance of water in Hindu culture, यानी कि चांद बावड़ी की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी की गई है जो कि हिंदू संस्कृति में पानी के धार्मिक महत्व को दर्शाती है। द अपर पेविलियन हैज टेम्पल्स एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर विच एड टू इट्स आर्टिस्टिटी, यानी कि ऊपरी मंडप में मंदिर और सुंदर मूर्तियां हैं जो इसकी कलात्मकता को बढ़ाती है। टूरिज्म एंड कंजर्वेशन टुडे चांदबावड़ी इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ड्रॉइंग विजिटर्स फॉर इट्स हिस्टोरिकल वैल्यूज एंड इंट्रिकेट डिजाइन। आज चांदबावड़ी एक लोकप्रिय टूरिस्ट आकर्षण है जो अपनी ऐतिहासिक कीमत और जटिल डिजाइन के लिए पर्यटकों को विशेष तौर पर आकर्षित करती है। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू प्रिजर्व इट एज ए हेरिटेज साइट, यानी कि सरकार ने इसे एक हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ क्योंकि आपका पेपर चैट जीपीटी से बन के आ रहा है लगभग, तो कहीं आउट ऑफ सिलेबस आए तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। चांद बावड़ी के पास एक माता का मंदिर है जिसे हम हर्षित माता का मंदिर भी कहते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है राजस्थान का। तो हर्षित माता का मंदिर चांद बावड़ी के पास ही बना हुआ है। अब हम बात करें रानी जी की बावड़ी। रानी जी की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, वो बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी ऑल्सो नोन एज रानी की बावड़ी इज लोकेटेड इन बूंदी राजस्थान। रानी जी की बावड़ी जिसे रानी की बावड़ी भी कहते हैं राजस्थान में स्थित है। इट वॉज बिल्ड इन 1699 बाई रानी नाथावती द क्वीन ऑफ राव राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, यानी इसका जो निर्माण है वो 1699 में बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी रानी नाथावती जी ने करवाया था। रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसे रानी जी की बावड़ी कहा जाता है और ये राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ियों में कंसिडर की जाती है। और बूंदी में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ हैं और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। रानी जी की बावड़ी इज ए 46 मीटर डीप स्टेप वॉल विद मल्टी स्टोरीड प्लेटफॉर्म्स, आर्च्ड डोरवेज एंड इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स, यानी कि रानी जी की बावड़ी 46 मीटर गहरी सीढ़ीदार बावड़ी है जिसमें कई मंजिला प्लेटफॉर्म है, मेहराबदार दरवाजे हैं और बारीकी से तराशे गए खंभे हैं। It is considered an architectural marvel due to the blend of मुगल एंड राजपूत स्टाइल। मुगल और राजपूत शैलियों के मिश्रण के कारण इसे एक वास्तुशिल्प चमत्कार माना जाता है। कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, संरक्षण और पर्यटन की बात करें तो रानी जी की बावड़ी इज नाउ ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड ए मेजर अट्रैक्शन ऑफ फॉर दोज इंटरेस्टेड इन द रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान। रानी जी की बावड़ी अब एक संरक्षित स्मारक है जो कि राजस्थान की समृद्ध वास्तुकला विरासत में रुचि रखने वालों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अब हम बात करते हैं डैम आर्किटेक्चर की, यानी कि बांध वास्तुकला की। बांध आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान को और बांधों के बीच की बातें, यानी कि राजस्थान में जो बांध है, कई सारे बांध है, हेमावास बांध है, राजसमंद बांध है, जयसमंद बांध है, कोटा बांध है, महाराणा प्रताप सागर बांध है, बहुत सारे बांध है। तो बांध का राजस्थान की कल्चर के साथ, आर्किटेक्चर के साथ क्या रिलेशन है? राजस्थान इज नोन फॉर इट्स डैम्स विच आर आर्किटेक्चरली यूनिक एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। राजस्थान अपने बांधों के लिए जाना जाता है जो कि आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के लिहाज से अनोखे और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। Among the major dams, Rasamand and Jaisamand are known for their architectural brilliance and cultural significance. मुख्य बांधों में राजसमंद और जयसमंद अपनी शानदार वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। These dams were constructed not only for water storage and irrigation, but also to showcase their रिच हेरिटेज ऑफ द रीजन, यानी कि ये बांध न सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए और सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए थे बल्कि अपने क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दिखाने के लिए भी बनाए गए थे। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इन बांधों के किनारों पे हो चुकी है। तो आज ये चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजसमंद लेक या राजसमंद बांध की। लोकेशन कहाँ है? लोकेटेड नियर कुंभलगढ़ इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो राजसमंद झील है या राजसमंद जो बांध है वो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है। राजसमंद लेक वाज बिल्ट इन दी 17th सेंचुरी बाय महाराणा राज सिंह फर्स्ट ऑफ मेवाड़, यानी कि राजसमंद झील का निर्माण 17वीं सदी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। तो राज सिंह ने करवाया था, इसका नाम राज संबंध ही रखा गया है। संबंध का मतलब समुद्र हुआ करता है। The dam was built on the
गोमती, केलवा एंड ताली रिवर्स, यानी कि यह बांध गोमती, केलवा और ताली नदियों के संगम पे बनाया हुआ है। राजसमंद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, यानी राजसमंद दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, क्योंकि ये झील मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, कृत्रिम झील कहा जाता है। मीठे पानी की है तो इसको मीठे पानी की झील कहा जाता है। और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो आउट ऑफ दी वर्ल्ड है, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा इसके क्या है, कलात्मक तौर पे बने हुए हैं। तो चलिए करते हैं बात इसकी आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर, द डैम एंड एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट प्राइमरली ऑफ लोकली सोर्स्ड मार्बल एंड स्टोन, यानी कि जो वास्तुकला की बात करें तो बांध और तटबंध मुख्य रूप से स्थानीय रूप से मिलने वाले संगमरमर और पत्थर से बने हुए हैं। द डैम हैज 5 marble pavilions on which are beautifully carved depictions of Hindu deities and other figures, यानी कि बांध पर 5 संगमरमर के मंडप है जिन पर हिंदू देवी देवताओं और अन्य आकृतियों की सुंदर नक्काशी की गई है। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति क्या है? इसके पास एक शिलालेख है, शिलालेख बना हुआ है, संस्कृत भाषा में बना हुआ है, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। Inscribed on 25 marble slabs on the embankment, the Raj Prashasti is one of the longest stone inscription in India, यानी तटबंध पर 25 संगमरमर की पट्टियों पर लिखी गई राज प्रशस्ति भारत के सबसे लंबे पत्थर के शिलालेखों में एक है, जिसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, कंटेनिंग द जियोनोलॉजी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स ऑफ मेवाड़। It also gives information on the cultural and historical context of the construction of the dam, यानी कि यह बांध के निर्माण के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में भी जानकारी देती है। कौन? राज प्रशस्ति। तो आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राज प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो राजसमंद जो बांध है, राजसमंद झील है, उसके किनारे पे स्थित है, 25 मार्बल में लिखी हुई शिलालेख है। पर्पज एंड यूज, उद्देश्य और उपयोग क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ राजसमंद लेक वाज इरिगेशन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द एरिड लैंड्स ऑफ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट एंड सराउंडिंग एरियाज। राजसमंद झील का मुख्य उद्देश्य सिंचाई था, जिससे राजसमंद जिले और आपस के इलाकों की सूखी जमीन को पानी मिलता था। इट ऑल्सो सर्व्ड एज ए reservoir फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड प्रोवाइडेड ए वेन्यू फॉर सोशल एंड रिलीजियस गैदरिंग्स, यह पीने के पानी की सप्लाई के लिए एक जलाशय के रूप में भी काम करती थी और सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए भी एक जगह भी थी। कल्चरल एंड टूरिज्म एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। राजसमंद लेक इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद इट्स मार्बल स्टेप्स, पेविलियंस एंड पेनोरेमिक व्यूज ऑफ द अरावली हिल्स, यानी कि राजसमंद झील अपनी संगमरमर की सीढ़ियों, मंडपों, अरावली पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के तौर पे जानी जाती है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर द लोकल्स हु कैम हियर फॉर इवनिंग वॉक एंड रिलीजियस इवेंट, यानी कि यह स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है जो कि शाम की सैर सपाटे और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं जयसमंद झील, जयसमंद बांध या जयसमंद डैम या इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। लोकेशन की बात करें तो जयसमंद लेक, ऑल्सो नोन एज ढेबर लेक, इज लोकेटेड नियर उदयपुर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नाम जाना जाता है, उदयपुर के पास स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी इंसानों द्वारा या कृत्रिम तौर पे बनाई गई झीलों में से एक है। इट वॉज बिल्ड इन 1685 बाई महाराणा जय सिंह ऑफ मेवाड़ टू प्रोवाइड इरिगेशन एंड वाटर स्टोरेज टू इन दी सेमी एरिड रीजन, यानी 1685 में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सूखे इलाकों में सिंचाई और पानी की सप्लाई हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। आप देख पा रहे होंगे कितनी इसका शानदार दृश्य है, पहाड़ों के बीच में ये झील बनी हुई है और इधर इसके महल वगैरह बने हुए हैं, इधर ये बांध बना हुआ है, इसके अंदर जल महल जैसी भी टापू भी इसमें बने हुए हैं, दिखते हैं आपको। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसका वास्तुकला। द डैम इज मेड ऑफ स्टोन मेंसरी, यह बांध पत्थर की चिनाई से बना हुआ है, विच हैज वाइड स्टोन स्टेप्स एंड वॉल्स, यानी कि जिसमें चौड़ी पत्थर की सीढ़ियां और दीवारें हैं। द डैम हैज 6 ग्रैंड पेविलियंस मेड ऑफ वाइट मार्बल, बांध में सफेद संगमरमर के 6 शानदार मंडप है। ऑफरिंग टूरिस्ट ए पेनोरेमिक व्यू ऑफ द लेक एंड हिल्स, यानी कि जो कि पर्यटकों को झील और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य दिखाते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ द डैम इंक्लूड्स छतरीज एंड प्लेसेस डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड द गॉडेस ऑफ जयसमंद, यानी कि बांध के आर्किटेक्चर में भगवान शिव और जयसमंद की देवी को समर्पित छतरियां और महल शामिल हैं।
आइसलैंड प्लेसेस यानी कि द्वीप महल, जयसमंद लेक हैज़ द 3 आइसलैंड विथ प्लेसेस व्हिच एनहांस द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ द डैम एंड क्रिएट अ यूनिक व्यू। यानी जयसमंद झील में महलों वाले 3 द्वीप हैं जो कि बांध की वास्तुकला की सुंदरता को बढ़ाते हैं और एक अनोखा दृश्य बनाते हैं। पर्पज एंड यूज, उद्देश्य और उपयोग की बात करें तो ओरिजिनली बिल्ट फॉर इरिगेशन द वाटर लेक्स वाटर हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म्स नियरबाई ड्राई लैंड्स बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। मूल रूप से सिंचाई के लिए बनाई गई इस झील के पानी ने आसपास की सूखी जमीन को बदलने में मदद करी है, जिससे खेती और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इट ऑल्सो सर्व्ड एज ए बैकअप वाटर सप्लाई फॉर उदयपुर एडिंग द सिटीज रेजिडेंट्स ड्यूरिंग ड्रॉट्स। यानी कि इसने साथ ही में उदयपुर के लिए बैकअप पानी की सप्लाई का भी काम किया है, जिससे सूखे के समय शहर के निवासियों को मदद मिलती है। यानी कि सूखे के समय उदयपुर में पानी की सप्लाई इसी झील से हुआ करती है, तो ये उदयपुर के लिए एक बैकअप का काम करती है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जैव विविधता और संरक्षण की, क्योंकि जयसमंद झील में कई तरीके के पक्षियों के आशियाने बने हुए हैं, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत सुंदर है। जयसमंद लेक इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी विद अ वेराइटी ऑफ फिश स्पेसीज एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। जयसमंद झील अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जिसमें कई तरह की मछलियां और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। The Jaisamand Wildlife Sanctuary, located around the lake, is home to wildlife such as leopards, deer, and various bird species, making the area ecologically important। यानी झील के चारों ओर स्थित जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुए, हिरण और विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे वन्यजीव रहते हैं, जो इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। टूरिज्म एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व क्या है। द लेक इज ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यानी कि यह झील अपनी मनमोहक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन के तौर पे जानी जाती है। बोटिंग इज अवेलेबल फॉर विजिटर्स एंड द नियर बाई सेंचुरी अट्रैक्ट्स नेचर लवर्स। यानी पर्यटकों के लिए नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है और पास का जो अभ्यारण्य है उसके प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करने का भी कार्य करता है। सेलेंट फीचर्स ऑफ डैम आर्किटेक्चर इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो बांध वास्तुकला है उसके क्या बेसिक फीचर है, जिसमें राजसमंद और जयसमंद की बात करें तो फंक्शनलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। पहली बात करें कार्यक्षमता और स्थिरता। बोथ राजसमंद एंड जयसमंद वर डिजाइन टू सस्टेन द लोकल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, एजिंग एग्रीकल्चर एंड मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। यानी राजसमंद और जयसमंद दोनों को सिंचाई के लिए पानी देकर खेती में मदद करने के साथ साथ सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता बनाए रखकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। ए ब्लेंड ऑफ यूटिलिटी एंड आर्ट, यानी उपयोगिता और कला का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। दीज डैम्स आर मोर देन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्ट द आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज ऑफ द टाइम। यानी कि ये जो बांध है सिर्फ काम की संरचना से कहीं ज्यादा उस समय की कलात्मक सोच को दर्शाते हैं। यानी कि केवल हमें बांध बनाना है, इससे ज़्यादा उस समय की जो हेरिटेज है, उस समय की जो कला है उसको ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत है। द टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शंस एंड पेविलियंस अराउंड दीज डैम्स highlight the cultural and religious beliefs of the rulers and people of Rajasthan, turning these dams into cultural sites। यानी कि इन बांधों के आसपास के मंदिर, शिलालेख और मंडप राजस्थान के शासकों और लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को उजागर करते हैं, जिससे ये बांध सांस्कृतिक स्थल बन जाते हैं। टूरिज्म पोटेंशियल, पर्यटन की संभावना खूब है। दीज साइट्स आर पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, ऑफरिंग ए ग्लिम्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर अमंग विद नेचुरल ब्यूटी। ये जगह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं, जो कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की झलक भी पेश करती है। तो ये था अपना राजस्थान मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की वन शॉट क्लास का सेगमेंट, और इस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना ना भूलिएगा, जिसकी क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वैल्यू एडेड पेपर सेमेस्टर फर्स्ट की ये क्लास थी, ये वन शॉट क्लास थी। तो मैं यही कहूँगा कि आप एग्जाम में अच्छे से इस क्लास को देकर अच्छे से स्कोर करें, और इसकी जो पुरानी क्लासेज है उनको भी आप देखिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो हमारी ओर से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दो और अपने करियर रेडीनेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही बने रहो। तो ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्जामिनेशन।
हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।